7 साल पहले निकोल को भी नशीला पदार्थ दिया गया था और परिणामस्वरूप उसने अपना कौमार्य एक अजनबी को दे दिया। भले ही वह हमेशा खुद को समझाने की कोशिश करती थी कि जो हुआ वह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अंदर से वह इसे पूरी तरह से भूल नहीं सकती थी। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि बोनी भी उसी से गुजरेगी। निकोल के आरोप को सुनते ही केर के चेहरे पर संदेह की एक लकीर उभर आई। मेरा केन के व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। वह केन के लिए दोषी नहीं बनना चाहता था। निकोल उसे दूर रखती थी। उसने आखिरकार अपनी हिफाजत थोड़ी कम कर दी थी, लेकिन केन की गलती की वजह से वह फिर से उसके प्रति उदासीन हो गई। केर के शब्दों को सुनने के बाद निकोल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ पलों तक सब कुछ समझने में लगा। जब उसने फिर से अपनी पलकें खोलीं तो उसके चेहरे पर गुस्से का कोई निशान नहीं था। इसके विपरीत वह असामान्य रूप से शांत थी। आज सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और कल रात मेरी देखभाल करने और मुझे अस्पताल लाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, मैं काम पर वापस जा सकती हूँ। निकोल ने अपना कोट उठाया और वार्ड से बाहर चली गई। वह केर के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं होने दे सकती थी। उसने उसे लगभग बहुत कुछ बता दिया था और वह ये जोखिम नहीं उठा सकती थी कि केर को कुछ पता चल जाए। केर ने बहस न करने या उसे अस्पताल में रहने के लिए मजबूर न करने का फैसला किया। इसके बजाय वह उसे गो ग्रुप में वापस ले गया, एक पल के लिए भी नहीं भूला कि उसे क्या संदेह था। अगले कुछ दिनों में निकोल केर से बचती रही और जब उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया तो उसे लगने लगा कि उसने हार मान ली है। केर के व्यक्तित्व और स्थिति को देखते हुए उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक महिला के लिए दुनिया को त्याग देगा, खासकर एक ऐसी महिला के लिए जो उसे अस्वीकार कर रही थी। इस विचार से उसे राहत मिली, लेकिन वह निराश होने से भी नहीं बच सकी। डायरेक्टर निंग चू ग्रुप के सीईओ जेरेमी चू पहले से ही कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहे हैं। मी गू ने आपसे अनुरोध किया कि आप उनका स्वागत करें। जैसे ही लिली ने संदेश दिया, उसने देखा कि निकोल अपनी सामान्य अवस्था में नहीं थी। हालांकि वह वहीं दफ्तर में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें एकाग्र नहीं थीं और उसके विचार निश्चित रूप से कहीं और थे, जिससे लिली हैरान रह गई। एक रात अपने पूर्व प्रेमी द्वारा नशीले पदार्थ दिए जाने के बाद एक रहस्यमय आदमी ने सेक्स से भरी एक आनंदमय रात में उसका फायदा उठाया। अपना बदला लेने के लिए उसने उस आदमी से शादी कर ली और उसका इस्तेमाल किया। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अभी भी उसकी कानूनी पत्नी हूं, जबकि तुम सब सिर्फ उसकी रखेल हो। वह तब भी अड़ी रही जब वह दूसरी महिलाओं के साथ घोटालों में शामिल था। आखिरकार जब उसे पता चला कि उसने उसे फिर से धोखा दिया है तो वह गुस्से में चली गई। लेकिन कुछ साल बाद जिंदगी ने उसे उसके पास वापस ला दिया, जिससे वह हैरान रह गया। दूसरी ओर, अगर जेरेमी ने गो ग्रुप के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला किया तो यह उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। वह इस बात से पूरी तरह वाकिफ था, उससे भी ज्यादा। जैसे ही जेरेमी ने स्वीकार किया कि निकोल निंग जो चाहती थी उसे पाने के लिए काफी दृढ़ थी, उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। उसने उसकी ओर प्रशंसा से देखा, भले ही उसने उसके दिमाग में मौजूद हर रास्ते को बंद कर दिया था। उसे एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ा, लेकिन वह ये भी जानता था कि इस समय उसके पास केवल एक ही विकल्प था। मुझे कहना होगा, मी गो अपने लोगों को चुनने में वाकई बहुत अच्छे हैं। आप इस कंपनी के लिए एक शक्तिशाली जोड़ हैं, मिस निंग। बेशक मैं गो ग्रुप का एक दीर्घकालिक भागीदार बनने की उम्मीद करता हूं और मैं जल्द ही आपसे और भी सुनने के लिए उत्सुक हूं। जेरेमी की मान्यता से संतुष्ट निकोल ने थोड़ी देर के लिए मुस्कुराया। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, मी चू। मैंने आपको जो योजना दिखाई है उसके साथ चू ग्रुप और गो ग्रुप के बीच सहयोग पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा। आपके साथ काम करना हमारे लिए सम्मान की बात है। निकोल के शब्द अचानक बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर गिर गए। उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा और केर को अंदर आते देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ एक शांत भाव था। मिस्टर गो, बहुत दिनों से नहीं मिले। जेरेमी तुरंत केर का अभिवादन करने के लिए खड़ा हो गया। अब जबकि चू ग्रुप गो ग्रुप के साथ सौदा करने वाला था, उसे केर के प्रति सम्मान दिखाने की जरूरत थी, भले ही इसका मतलब पहले दिखाए गए किसी भी अशिष्ट व्यवहार को नज़रअंदाज करना हो। बहुत दिनों से नहीं मिले, मी चू। मेरा मानना है कि डायरेक्टर निंग ने आपको पहले ही बता दिया है कि गो ग्रुप किस लिए खड़ा है। अगर चर्चा करने के लिए और कुछ नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि हम आज ये निर्णय ले सकते हैं। आखिरकार हमारा समय बहुत कीमती है, केर ने कहा। उसने जेरेमी की निकोल की प्रशंसा के बारे में सुना था। अगर वह नहीं आता तो उसे डर था कि जेरेमी गो ग्रुप से निकोल को अपने साथ ले लेगा। निकोल ही थी जिसने इस प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत की थी। वह उसके प्रयासों को बर्बाद नहीं करना चाहता था, अन्यथा उसे चू ग्रुप के साथ सहयोग को अस्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं होती। किसी दिन उसे एहसास होगा कि उसे जेरेमी के साथ उनकी पहली मुलाकात में ही सहयोग करने से मना कर देना चाहिए था, क्योंकि इससे भविष्य में सभी को परेशानी से बचाया जा सकता था, लेकिन ये बाद की कहानी है। ठीक है,
कोई समस्या नहीं है, जेरेमी ने जवाब दिया, लेकिन केर के उदासीन रवैये को देखकर उसकी आंखों में असंतोष की एक झलक दिखाई दी। फिर भी उसने कलम उठाए और सहयोग योजना पर अपना नाम ऐसे लिखा जैसे उसे कुछ भी गलत नजर न आया हो। फिर उसने ऊपर देखा और केर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि हमारा सहयोग सुखद रहेगा। केर ने अपनी आंखों में सार्थक भाव के साथ जेरेमी से हाथ मिलाया। मुझे उम्मीद है कि हमारा सहयोग सुखद रहेगा, उसने दोहराया। निकोल, जो इन दोनों पुरुषों के बीच बातचीत देख रही थी, सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि उनके बीच कुछ तनाव था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका कारण क्या हो सकता है। गू ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद जेरेमी अपनी कार में बैठ गया और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उस छोटी लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने दिखावा करने की? वह सिर्फ इसलिए इतनी बोल्ड थी क्योंकि उसे केर का समर्थन प्राप्त है। उसने कड़वाहट से सोचा। वैसे भी चूंकि केर गू ने ये खेल शुरू किया था, इसलिए वह भी साथ खेलेगा। जाओ, उसने अपने ड्राइवर पर चिल्लाया। जेरेमी के जाने के बाद निकोल ने अपने हाथ में सहयोग दस्तावेज को देखा और मुस्कुराए। उसके प्रयासों से गू ग्रुप को 100 मिलियन से अधिक का लाभ हुआ था। यह न केवल उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, बल्कि यह कुछ ऐसा भी था जिसने उसे केर की स्वीकृति भी दिलाई थी। तुम बहुत बढ़िया हो, लेकिन तुम्हें उन लोगों से सावधान रहना होगा जिनके इरादे बुरे हैं, केर ने हल्के से कहा। उसके चेहरे पर गर्व की झलक देखकर वह उसे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। वह जानता था कि उसने उसे कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया था। उसने निकोल के पहले उसके पास पहुंचने का इंतजार करने की योजना बनाई थी, लेकिन अंत में वह उसे इतना याद कर रहा था कि वह दूर नहीं रह सका। जब निकोल कार में पहुंची तो उसने सबसे पहले जे को देखा और कहा, मुझे माफ़ करना डार्लिंग, मैं काम में व्यस्त थी। तुम क्या खाना चाहते हो? यह मम्मी का ट्रीट है। अच्छे मूड में होने के कारण वह जे को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसने जवाब में उसे घूर कर देखा। जो भी हो, ऐसा नहीं था कि उसकी माँ उसे भूल गई थी। जय की नज़र में अंकल गू के बिना खाना खाने का कोई मतलब नहीं था। दरअसल उसे उन्हें देखे हुए कई दिन हो गए थे। उसने गू ग्रुप की बिल्डिंग को लालसा से देखा और सोचा कि क्या अंकल गू ने अपनी मम्मी को पहले ही छोड़ दिया है। इस समय बैरन ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, यह मेरे ऊपर है। निकोल ने चेहरे पर कृतज्ञता के भाव के साथ बैरन की ओर रुख किया। धन्यवाद, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उसे बैरन की संगति की आदत थी। वास्तव में वह उसके लिए परिवार के सदस्य की तरह था। क्या तुम हाल ही में व्यस्त रहे हो? बैरन ने पूछा। हालांकि वह थोड़ा नाराज था कि उसे कई दिनों से निकोल का फ़ोन नहीं आया था, लेकिन वह उसके बारे में चिंतित भी था। हाँ, थोड़ा सा। जय का पिछला स्कूल घर के पास ही था, इसलिए मैं उसे काम के बाद आसानी से ले जा सकती थी, लेकिन उसके वर्तमान स्कूल से उसे लेना थोड़ा असुविधाजनक है। इसके अलावा हाल ही में कंपनी में बहुत सी चीज़ें निपटानी पड़ी हैं, इसलिए मुझे ओवरटाइम काम करना पड़ सकता है। ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। वैसे भी मैं मैनेज कर लूँगी। निकोल ने बैरन से यह बात छिपाने की कोई योजना नहीं बनाई थी। एक तरफ उसे अपने बेटे की देखभाल करनी थी, दूसरी तरफ उसे कड़ी मेहनत करनी थी। भले ही उसका बेटा बहुत होशियार था और उसे ज़्यादा परेशान नहीं करता था, फिर भी वह खुद ही सब कुछ संभालने में बहुत व्यस्त थी। बैरन जानता था कि निकोल अपने काम के मामले में बिल्कुल भी सुस्त नहीं थी और अगर प्रोजेक्ट ने उसका इतना ध्यान खींचा है तो यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये किस तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें तुम्हारी इतनी दिलचस्पी है? बैरन का सवाल सुनने के बाद निकोल ने उसे अपने हाथ में फोल्डर दिखाया। शहर में एक बिडिंग इवेंट होने वाला है और गू ग्रुप इसमें शामिल है। स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथों से बैरन ने निकोल के हाथों में रखे दस्तावेजों पर एक नज़र डाली और जो उसने देखा उसे देखकर वह दंग रह गया। क्या केर ने तुम्हें इस प्रोजेक्ट का जिम्मा संभालने के लिए कहा था? उसने उम्मीद नहीं की थी कि केर निकोल के बारे में इतना परवाह करेगा या उसका कोई गुप्त उद्देश्य होगा। किसी भी तरह से ये निश्चित रूप से उसके लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वह निकोल को बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखना चाहता था। मुझे मत बताओ कि फैंग ग्रुप भी बोली में शामिल है। जब उसने बैरन की आवाज़ में आश्चर्य देखा तो निकोल भी खुद हैरान थी। हालांकि जब उसने एसीटी में फैंग ग्रुप की स्थिति के बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह उचित ही है कि फैंग ग्रुप भी इसमें शामिल था। हालांकि फैंग ग्रुप गू ग्रुप जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी यह एसीटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्यम था। जो बोली लगने वाली थी उसमें कई बड़ी कंपनियों की भीड़ होने वाली थी। अचानक निकोल को दबाव का भारी एहसास हुआ। आखिरकार वह इस बार पूरे गू ग्रुप की प्रतिनिधि थी और वह आखिरी चीज़ जो वह चाहती थी वह अपनी गलतियों या अपर्याप्तता के कारण कंपनी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं था। इसके अलावा अगर वह कोई गलती करती तो दूसरों को केर के फैसले पर सवाल उठाने का मौका मिल जाता और वह उसे अपमानित करने से बहुत नफरत करती। हाँ, और मैं ही इसका प्रभारी व्यक्ति हूँ। उसकी आवाज़ में बेबसी झलक रही थी। बैरन निकोल को फैंग ग्रुप के लिए काम करने के लिए इतने लंबे समय से मना रहा था, इस उम्मीद में कि वह कभी उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं बनेगी।
हालांकि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी, और इससे भी बुरी बात यह थी कि गुड इवनिंग मिस्टर केन। केन ने पीछे की सीट का दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ उठाया, ठीक उसी समय जब केर धीरे धीरे कार से बाहर निकली। क्या तुम सच में खड़े होकर मुझे प्रताड़ित होते हुए देखोगे? केर ने केन और बोनी की तरफ एक नज़र डाली और उदासीनता से कहा, मुझे उन महिलाओं की परवाह नहीं है जिन्हें तुमने परेशान किया है। उसका अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि अगर वह इसमें शामिल हुआ तो निकोल निश्चित रूप से उसे ऐसा करने नहीं देगी। और चूंकि यह अकेले केन के कारण हुआ था, इसलिए उसे इसे खुद ही हल करना था। केर के चेहरे पर बेपरवाह भाव देखकर केन अपना बचाव करने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बोनी का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर नंबर देखकर बोनी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और फिर उसने जल्दी से कॉल का जवाब दिया। हॉवर्ड, आप कैसे हैं? मैं पैसे जुटा रहा हूँ। हेलो, क्या आप ठीक हैं? लाइन के दूसरे छोर से एक कर्कश आवाज़ गूंजी और बोनी के चेहरे पर भाव बदल गए और फिर वह पलटकर विला से बाहर भाग गई। फिर कॉल कट गई। बोनी को जाते हुए देखकर केन ने राहत की सांस ली। हालांकि जब उसने उसके चेहरे पर चिंता भरी नज़र देखी तो वह चिंतित होने से खुद को रोक नहीं सका। उसके भाव के आधार पर यह स्पष्ट था कि उसके फ़ोन कॉल के दौरान कुछ हुआ था। केर ने केन के चेहरे पर झिझक देखी और उसे तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है। अगर तुम पैसे वापस नहीं कर सकते तो पहले तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो। केर की बातें सुनकर जैरेड को तुरंत समझ आ गया और वह कार से बाहर निकला और फिर केन के लिए दरवाज़ा खोल दिया। केन ने जैरेड की हरकतों को ध्यान से देखा। उसे याद आया कि केर ने उसे पहले क्या बताया था। आखिरकार उसने आह भरी, अपनी कार में बैठा और तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक कि वह बोनी के पास नहीं पहुंच गया। कार में बैठ जाओ, उसने आवाज़ लगाई। कार को उसके ठीक बगल में रोक दिया। उसके चेहरे पर उसका असंतोष साफ झलक रहा था। बोनी को स्थिर, बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़ा देखकर वह अधीर होने लगा। जल्दी करो, हमें गोदाम 9 पर जाना है। बोनी ने आखिरकार जवाब देने में कामयाबी हासिल की। अपने चेहरे पर चिंता भरी नज़र के साथ केन को निर्देश दिया। उसने अपना फ़ोन ठीक से पकड़ा और हॉवर्ड के नंबर पर फिर से कॉल करने की कोशिश की। डायल टोन बजती रही लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। केर ने चतुराई से केन को अपनी कार चलाते हुए देखा। जाओ, कार ले आओ। ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा शो होगा, बेशक वह इसे मिस नहीं करेगा। उसे याद आया कि निकोल अपनी बहन की कितनी परवाह करती थी और पिछली बार बोनी उसके प्रति कितनी ठंडी थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान उसे निकोल की मदद करने का एक अच्छा मौका दे रहे थे। उसने अपना फ़ोन निकाला और निकोल का नंबर डायल किया। निकोल ने अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर निकली ही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने अपने गीले बालों को एक हाथ से पोंछा और बेडसाइड टेबल पर रखे फ़ोन की ओर बढ़ी। जब उसने स्क्रीन पर केर का नाम देखा तो वह भौचक्की रह गई। वह कुछ देर तक उसे देखती रही, इस बात पर विचार करती रही कि उसे कॉल का जवाब देना चाहिए या नहीं, और आखिरकार उसने इसे अनदेखा करने का फैसला किया। पहले ही देर हो चुकी है। मुझे पता है कि वह काम के अलावा किसी और कारण से मुझे कॉल कर रहा होगा, लेकिन काम के मामलों के अलावा वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सकें, उसने खुद से सोचा। आखिरकार उसका फ़ोन बजना बंद हो गया। वह बस उसे बंद करके सोने ही वाली थी कि स्क्रीन पर केर का एक संदेश दिखाई दिया। उसके संदेश में केवल 2 शब्द थे, बोनी निंग। चौंककर उसने ये सुनिश्चित करने के लिए संदेश को फिर से पढ़ा कि उसने पहली बार इसे गलत तरीके से नहीं देखा था। फिर उसने तुरंत उसे वापस कॉल किया। बोनी को क्या हुआ? निकोल की बेचैन आवाज़ सुनकर केर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जिस समयावधि में उसने वापस कॉल किया था उसके आधार पर यह स्पष्ट था कि उसने जानबूझकर उसकी कॉल को अनदेखा किया था। तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि निकोल ने जानबूझकर उसकी कॉल को अनदेखा किया था। वह चाहता था कि वह उसके अस्तित्व को पूरी तरह से अनदेखा करने के बजाय उससे नफरत करे। मुझे बताओ कि बोनी को क्या हुआ? निकोल ने तुरंत दोहराया। अस्पताल में बोनी से अलग होने के बाद निकोल को पता चला कि बोनी को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने अपने पैर ज़मीन पर मजबूती से रखने से पहले ही कॉली कार की कोशिश की थी। उसने हिम्मत जुटाई, एक गहरी सांस ली और गोदाम की ओर चल पड़ी। जैसे ही जैरेड गोदाम 9 के पास पहुंचा, उसने देखा कि केन की कार बहुत दूर नहीं खड़ी थी। उसने केर से कहा, मिस्टर केन पहले से ही यहाँ हैं। जैरेड के शब्दों को सुनकर केर ने दृढ़ता से सिर हिलाया। जैरेड के कार पार्क करने के बाद उसने निकोल का हाथ पकड़ा और उसे कार से बाहर ले गया। शुरू में निकोल ने उसके गर्म हाथ को अपने हाथ से दूर करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जैसे ही उसने ठंडी समुद्री हवा और उदास अंधेरे को महसूस किया, उसने उसका हाथ नहीं छोड़ने का फैसला किया। बोनी कहाँ है? उसने केन से उत्सुकता से पूछा जब उसने उसे अपनी कार के सामने झुककर धूम्रपान करते हुए देखा। वह अंदर है। केन ने जोड़े को कार से बाहर निकलते देखा और बेपरवाही से धुआं छोड़ते हुए देखा। इसे बुझा दो। केन ने केन को धूम्रपान करते हुए देखकर भौहें सिकोड़ लीं।
व्यक्तिगत रूप से उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन निकोल वहाँ थी और उसे चिंता थी कि उसे सिगरेट की अप्रिय गंध की आदत नहीं थी। केन ने केर के आदेश पर अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन फिर भी उसकी बातें सुनी, अधूरी सिगरेट को ज़मीन पर फेंक दिया और उसे बुझाने के लिए उस पर पैर रखा। क्या वह वहाँ अकेली है? वह आवाज़ क्या है? निकोल ने केन से पूछा, थोड़ा चौंकते हुए। तेज़ हवा की आवाज़ के अलावा उसके कानों ने पुरुषों की ठंडी हंसी और एक महिला की धीमी आवाज़ सुनी जो मदद के लिए पुकार रही थी। वह उस आवाज़ को पहचान गई। ये बोनी की आवाज़ थी। सहज रूप से उसने केर का हाथ छोड़ दिया और अंदर भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ पाती, केर ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी मजबूत बाहों में वापस खींच लिया। चूंकि तुम मेरी बहन को बचाने के लिए एक भी कदम नहीं उठाओगे तो मैं ही उठाऊंगा। अब अपना हाथ मुझसे हटाओ। निकोल चिल्लाए। उसकी बहन को उस इमारत में धमकाया जा रहा था, लेकिन केन और केर उसके प्रति पूरी तरह से बेपरवाह थे। हालांकि वे बोनी से परिचित नहीं थे, निकोल ने फिर भी सोचा कि वे इतने क्रूर थे कि बस खड़े रहे। केर की निराशाजनक प्रतिक्रिया के कारण निकोल ने उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करना बंद कर दिया। हमें हस्तक्षेप करने और बोनी को बचाने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है, निकोल। केर ने निकोल को अपनी चौड़ी बाहों से पकड़ लिया और ये शब्द कहते हुए उसे कार में ले गया। उसे ये भी यकीन था कि केन बोनी की अच्छी तरह से देखभाल करेगा क्योंकि वह उसके साथ यहाँ आया था। केर जानता था कि केन बहुत ज़्यादा ठंडे खून वाला व्यक्ति नहीं है। उसे ये भी पता था कि केन के धूम्रपान करने का एकमात्र कारण ये था कि वह खुद को किसी खतरनाक स्थिति में पाले। तुम झूठे हो, मैं तुम्हारी आंखों में ये देख सकता हूँ। बस मुझे एक बार जाने दो। मैं कसम खाता हूँ कि अगर मेरी बहन ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हारा जीवन नरक बना दूंगा। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम लोगों ने गुड टाइम्स में क्या किया। भले ही उन्होंने उसे नहीं बताया हो, निकोल ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वे उस क्लब में क्यों गए थे और उस रात बोनी के साथ क्या हुआ था। निकोल के लिए निराशा इतनी अधिक थी कि यह इस बिंदु पर आ गया कि केर और केन उसकी नज़र में बिल्कुल एक ही तरह के व्यक्ति थे। मैंने क्या किया? केर निकोल के बयानों से नाराज़ भी नहीं था क्योंकि वह उम्मीद भरी नज़र से उसे देखता रहा। अगर वह उस पर नाराज़ थी क्योंकि वह मौज मस्ती करने के लिए उस तरह की जगह पर गया था, तो इसका मतलब था कि वह वास्तव में उसकी परवाह करती थी। भगवान के लिए बस मुझे जाने दो। तुम्हारी समस्या क्या है? उसे एहसास हुआ कि केर के साथ बहस करने में समय बर्बाद करने का समय नहीं था क्योंकि गोदाम में माहौल अभी भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं था, खासकर बोनी जैसी लड़की के लिए जो देर रात वहां अकेली आ सकती थी। भले ही निकोल खुद एक कमज़ोर लड़की थी, लेकिन वह बोनी को किसी भी तरह का नुकसान होते हुए नहीं देख सकती थी। बोनी जो अनुभव कर रही थी वह उसके लिए विनाशकारी हो सकता था। केन ने चलना शुरू किया और सीधे गोदाम की ओर चल पड़ा, जबकि केर ने अभी भी निकोल को अपनी बाहों में जकड़ रखा था। केन कार्रवाई करने के लिए सही मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर तुम अंदर चली भी जाओगी तो तुम मदद के लिए क्या कर सकती हो? तुम गोदाम में उन लोगों के लिए एक और खिलौना बन जाओगी। केर बस निकोल को यह एहसास कराना चाहती थी कि केन की योजनाओं में हस्तक्षेप करने की कोशिश करना उसकी सुरक्षा के लिए कितना जोखिम भरा होगा। लेकिन वह एक खतरनाक दृश्य था। केन, उठो केन, क्या तुम मेरे साथ हो? केन। गोदाम में चलते समय उन्होंने जो पहली चीज सुनी वह बोनी की चीख थी जब वह केन को जगाने के लिए चिल्ला रही थी। केन ने अपनी गति बढ़ा दी और वह अवचेतन रूप से उस कमरे में भाग गया जहां बोनी और केन थे। वह देख सकता था कि फर्श खून से लथपथ था और उसने निकोल की आंखों को ढंकने के लिए अपने हाथ उठाए। तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए निकोल। कृपया अपनी आंखें खोलने की कोशिश मत करो। केर नहीं चाहता था कि निकोल बेहोश हो जाए या बहुत डर जाए, इसलिए उसने अपने हाथ उसकी आंखों पर रखे। निकोल इतनी समझदार थी कि उसने गंध के कारण कमरे में खून होने का अंदाजा लगा लिया, लेकिन वह अभी भी अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी क्योंकि केर उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। बोनी, तुम वहां हो, कृपया मुझे बताओ कि तुम ठीक हो। निकोल चिल्लाए। केर ने निकोल को खूनी दृश्य देखने नहीं दिया। वह उस पल केवल चिंतित हो सकती थी। बस मेरी बात सुनो निकोल, वह ठीक है। तुम्हें इस मामले में मुझ पर भरोसा करना होगा। ये कहने के तुरंत बाद उसने अपनी टाई उतारकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी ताकि वह अपने हाथों से अभिनय कर सके। तुम नहीं चाहती कि यह टाई उतारी जाए, मेरा विश्वास करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। उसे लगा कि केर को अपना काम शांति से करने की ज़रूरत है, इसलिए वह उसकी आंखों से टाई न हटाने के लिए सहमत हो गई। हालांकि पहले तो वह उसके शब्दों को सुनकर झिझकी। केर को यह सुनिश्चित करना था कि निकोल केन और बोनी की जांच करने से पहले टाई उतारने की कोई कोशिश न करे। जब उसे एहसास हुआ कि वह सहयोग कर रही है तो उसने मुड़कर केन की मदद की। जैरेड ने केन के वहां पहुंचने से पहले ही जांच कर ली थी। जैरेड ने केर को आते देखा और तुरंत उसे रिपोर्ट देने के लिए ऊपर देखा। केन ठीक हैं। उन्हें ट्रैंक्विलाइजर डाट से गोली मारी गई थी, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। उसने केन की बांह से सुई निकाली और केर को थमा दी।
उसे अस्पताल ले आओ, लेकिन फिलहाल किन परिवार को सूचित मत करो। केर ने जैरेड को निर्देश दिया। उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली। उसकी नज़र गोदाम में हर छोटी बड़ी चीज पर थी। उसके ऊपर तिरछे छोटे सनरूफ ने उसका ध्यान खींचा। इससे पहले कि वह खिड़की की जांच करने के लिए पास पहुंच पाता, एक ट्रैंक्विलाइजर गन दिखाई दी। दूर हटो, केर ने तुरंत चिल्लाया। उसने अपने शरीर को चतुराई से घुमाया और खिड़की से बाहर फेंके गए ट्रैंक्विलाइजर डार्ट को चकमा देने में कामयाब रहा। बहुत दूर नहीं, निकोल इतनी भाग्यशाली नहीं थी। वह उस जगह पर चिपकी हुई थी, कुछ भी नहीं देख पा रही थी और छिपने के लिए कहीं नहीं थी। उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। उसे अपनी बाह में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे डंक मार दिया हो। सहज रूप से उसने उसे दूर करने के लिए अपना हाथ उस जगह पर उठाया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, यह कोई कीड़ा नहीं था, बल्कि सुई जैसा कुछ था। निकोल, केर उसे अपनी बाहों में खींचने के लिए उसके पास जाने ही वाला था कि अचानक काले कपड़े पहने एक आदमी उसके पीछे से आया और उसके गले पर खंजर तान दिया। जहां हो वहीं रहो, मिस्टर गो। अगर तुम गलती से भी और करीब आ गए तो मेरा हाथ फिसल जाएगा और गलती से इस युवती की धमनी भी कट जाएगी। उस आदमी की आवाज़ साफ और धमकी भरी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आज केर से वहां मिलेगा, लेकिन यह एक बहुत अच्छा अवसर लग रहा था जिसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने जो कहा था उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि केर को यकीन था कि वह आदमी उसे अच्छी तरह जानता है। उसे निकोल की खातिर समझौता करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह उसे चोट पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह पहले से ही ट्रैंक्विलाइजर से कमज़ोर हो चुकी थी और उसे नहीं पता था कि वह और कितना सहन कर सकती है। ओह मिस्टर गो, आप बहुत दयालु व्यक्ति हैं। मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन उसकी सुरक्षा के बदले में मैं आपके मौखिक वादे को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं करूंगी। जब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए, तो मैं अपना अनुरोध करने के लिए आपके पास आऊंगी। जब समय आएगा तो हमारे सौदे को भूल जाने का नाटक मत करना। उस आदमी का लहजा सहज और शांत था, जैसे कि वह मौसम के बारे में बात करने वाला कोई दोस्त हो, न कि कोई गैंगस्टर जो हाथ में चाकू लेकर किसी महिला को धमका रहा हो। उसे नहीं लगा कि उसके दिल में उसकी कोई अलग जगह है। बहुत जल्द वे पांचों अस्पताल पहुंच गए। दोनों गाड़ियां गू समूह के स्वामित्व वाले अस्पताल के आपातकालीन कक्ष के प्रवेश द्वार पर रुकीं। चूंकि जैरेड ने उनके आने से पहले ही फोन कर दिया था, इसलिए मेडिकल स्टाफ की एक टीम पहले से ही स्टैंड बाय पर थी, उनका इंतजार कर रही थी। केन को तुरंत चेकअप के लिए ले जाया गया। निकोल ने कार से उतरते ही सबसे पहले बोनी को ध्यान से देखा। अपनी बहन की अस्त व्यस्त शक्ल देखकर उसकी आंखें तुरंत ही व्यथा से भर गईं। बोनी, क्या तुम्हें चोट लगी है? बोनी की आंखें अभी भी उसी दिशा में घूर रही थीं जहां वे केन को ले गए थे। जब उसने निकोल की आवाज़ सुनी तो वह अपनी आंखों से आंसू बहने से नहीं रोक पाए। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंसू अपने गालों पर बहने दिए। डरो मत, मैं अब यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। निकोल ने उसे सांत्वना दी और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। बोनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसने निकोल को दूर भी नहीं धकेला। वह पहले की सभी भयावह घटनाओं के बाद अभी भी सदमे में थी। वह बहुत राहत महसूस कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसके सिस्टम में एड्रेनालाइन खत्म हो जाने के बाद वह बेहोश होने वाली थी। उसकी आंखें बंद होने लगीं और उसका शरीर सुस्त होने लगा। बोनी, निकोल को लगा कि उसकी बहन का शरीर भारी हो रहा है, लेकिन उसे सहारा देने की ताकत नहीं मिल पा रही थी। वह घबरा गई और चिल्लाने लगी। केर, सहज रूप से वह मदद के लिए उसकी ओर मुड़ी। जैरेड, केर का व्यवहार शांत लग रहा था, लेकिन वह हिला नहीं। निकोल के घबराए हुए चेहरे को देखकर उसने जल्दी से जैरेड को बुलाया। जैरेड ने केर की आवाज़ सुनी, वह बोनी के पास आया और उसे उठाकर तुरंत वार्ड में ले गया। निकोल ने निराश होकर कहा कि केर ने बोनी की मदद करने का प्रयास नहीं किया। हालांकि उसके मन में एक और चिंता थी, इसलिए उसने जैरेड का पीछा करने और बोनी की हालत देखने का फैसला किया। उसने केवल उसकी बांह पर मजबूत पकड़ बनाए रखी और उसे अपनी जगह पर रखा। तुम ही एकमात्र महिला हो जिसे मैं अपनी बाहों में थामे रखना चाहता हूँ। केर उस तरह का आदमी नहीं था जो किसी भी महिला को गले लगाए जब तक कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत न पड़े। जब उसने निकोल से यह कहा तो उसकी आंखें कभी नहीं हटीं। उसकी नाजुक विशेषताओं की कठोरता भी उसे उससे दूर जाने से नहीं रोक सकी। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं बस बोनी को देखना चाहता हूँ। हालांकि वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगी। केर के शब्दों ने उसके गालों को हल्के गुलाबी रंग में लाल कर दिया। जैसे ही उसने खुद को उससे दूर किया और वार्ड की ओर चली गई, उसने बिना सोचे समझे मुस्कुरा दिया। निकोल के कमरे में जाने से पहले जैरेड बाहर आया और उसे शांत करने की कोशिश की। चिंता की कोई बात नहीं है, डायरेक्टर निंग। मिस बोनी निंग बस डर गई थी। जब तक वह थोड़ी देर आराम करेगी तब तक वह ठीक रहेगी। निकोल के गालों पर लाली देखकर जैरेड का चेहरा चिंता से तमतमा उठा। डायरेक्टर निंग, क्या कुछ गड़बड़ है?
आप बहुत लाल दिख रही हैं। बेहोशी में निकोल ने अपने हाथों को अपने लाल चेहरे पर ले आया। मैं ठीक हूँ, उसने अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। धन्यवाद मिस्टर कांग। निकोल जैरेड के पास से चली गई और सीधे कमरे में चली गई। अंदर वह बोनी के पास गई और उसके बगल में बैठ गई। चिंता के साथ निकोल ने बोनी के पीले चेहरे का निरीक्षण किया और उसके बगल में रखे अस्पताल के गाउन को देखा। फिर उसने धीरे से बोनी के शरीर को ढंकने वाले कंबल को उठाया और सावधानी से उसके कपड़े बदले। नहीं, मुझे मत छुओ। नींद में बोनी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे छू रहा है। वह डरकर जाग गई, अपनी बाहें हिलाने लगी और कराहने लगी जैसे कि वह किसी हमले का विरोध करने की कोशिश कर रही हो। यह एक रात उसके पूर्व प्रेमी द्वारा नशीला पदार्थ दिए जाने के बाद एक रहस्यमय व्यक्ति ने सेक्स से भरी एक आनंदमय रात में उसका फायदा उठाया। अपना बदला लेने के लिए उसने उस आदमी से शादी कर ली और उसका इस्तेमाल किया। जब तक मैं जीवित हूँ मैं अभी भी उसकी कानूनी पत्नी हूँ, जबकि तुम सब सिर्फ उसकी रखेल हो। वह तब भी अधिक रही जब वह अन्य महिलाओं के साथ घोटालों में शामिल था। आखिरकार जब उसे पता चला कि उसने उसे फिर से धोखा दिया है तो वह गुस्से में चली गई। लेकिन कुछ साल बाद जिंदगी ने उसे उसके पास वापस ला दिया, जिससे वह हैरान रह गया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोला। दूसरी तरफ उसने निकोल और बोनी को इंतजार करते हुए पाया। उसने कुछ नहीं कहा, वह बस एक तरफ हट गया और उनके अंदर आने के लिए जगह बनाई। बोनी, तुम्हें कुछ बताना है। निकोल की नज़र बिस्तर पर बैठे केन पर पड़ी। उसे देखते ही उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। हालांकि वह पूरी तरह से नहीं भूली थी कि उसने उसकी बहन के साथ क्या किया था। आज उसे देखने के बाद उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के बावजूद वह कुछ चीज़ों को अनदेखा करने को तैयार थी। उसने देखा कि केन बोनी की कितनी परवाह करता है। अगर वे जिस तरह से मिले थे वह गलत था तो वे इसे अभी ठीक करने की कोशिश कर सकते थे। जैसे ही केन ने निकोल को देखा वह खड़ा हो गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेने से पहले उसकी ओर चला गया। केन को भी आपकी बहन से कुछ कहना है, केन ने कहा। उसने निकोल को केन के कमरे से बाहर निकाला ताकि बाद में और बोनी को कुछ गोपनीयता मिल सके। एक विचारशील मुस्कान के साथ जैरेड ने धीरे से उनके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। एक पल बाद केन ने निकोल को अस्पताल में रहने और आराम करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि बाहर पहले से ही भोर हो चुकी थी। अपनी कार में बैठकर निकोल ने पूर्व में उगते सूरज को देखा। सुबह की शुरुआत में वह शांतिपूर्ण और ऊर्जावान महसूस कर रही थी। आखिरकार वह बोनी की माफ़ी पाने में सक्षम थी। उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? निकोल के अपार्टमेंट के रास्ते में केर ने उसे गहरे विचारों में डूबा हुआ पाया और उसे इससे दूर करने का फैसला किया। ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस इस बात की राहत है कि बोनी ने आखिरकार मुझे माफ़ कर दिया है। कल रात तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए शुक्रिया। मुझे पता है कि तुमने मुझे वहां जाने के लिए क्यों कहा। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। कम से कम मुझे पता है कि वह सुरक्षित है। मेरी बहन के बारे में मेरी चिंताएं दूर हो गई हैं। अपना सिर घुमाते हुए उसने केर के सुंदर चेहरे को देखा। हालांकि उसने कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसने जो कुछ भी किया था वह सब उसके लिए था। किसी भी मामले में केर के दृष्टिकोण से बोनी की समस्याओं में शामिल होना पूरी तरह से अनावश्यक था। वह समय के अंत तक खुद से झूठ बोलना जारी रख सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि केर ने जो कुछ भी किया वह उसके लिए था। वह उसके प्रति आभारी थी और इसके कारण उसके बॉस के ठंडे स्वभाव के बारे में उसका दृष्टिकोण तेजी से कम हो रहा था। अगर वह खुद के साथ ईमानदार थी तो केर से मिलने के बाद से उसने उसकी भलाई से लेकर पारिवारिक मामलों तक उसकी देखभाल के अलावा कुछ नहीं किया था। लेकिन सच तो ये था कि केर ने बहुत सी महिलाओं को आकर्षित किया था, जिससे वह उससे सावधान रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। केर को लगा कि उसके सीने से कुछ बोझ उतर गया है। वह उसके प्रति खुलने लगी थी और उसने इसे एक बड़ा कदम माना। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि उसने पहले कभी किसी महिला के लिए ऐसा प्रयास नहीं किया था और उसे विश्वास था कि वह अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने के लायक है। जब उसने उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान देखी तो केर का दिल दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान देखकर उछल पड़ा। हम यहाँ हैं, मुझे घर लाने के लिए धन्यवाद। तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। बोली के बारे में चिंता मत करो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। ग्रुप ऐसा अच्छा अवसर नहीं छोड़ सकता। निकोल का चेहरा ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से चमक रहा था। वह जानती थी कि बोली जीतना केर के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने का सबसे अच्छा तरीका था। धन्यवाद के रूप में उसके काम के अलावा कुछ भी विकल्प नहीं था। खुद को मजबूर मत करो। नीचे झुकी और अपने बेटे को फर्श से उठाया और रसोई की ओर चली गई। जैसी कि उम्मीद थी, जय ने पहले से ही नाश्ता तैयार कर रखा था। अचानक उसे लगा कि वह एक अपर्याप्त माँ है। जय अन्य बच्चों की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व था, यहाँ तक कि उससे भी अधिक, और ऐसा लग रहा था कि वह वही थी जिसकी देखभाल की जा रही थी।
न कि इसके विपरीत। लेकिन जय ने जो कहा उससे वह थोड़ी हैरान थी। आखिरकार वह उम्मीद कर रहा था कि वह केर के साथ मिल सकती है। मुझे मत छोड़ो, मैं अच्छा रहूंगा, मुझे किसी और पिता की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे किसी एक को चुनना है तो मुझे लगता है कि केवल अंकल गू ही सबसे अच्छा विकल्प हैं। लेकिन मम्मी उसे पसंद नहीं करती हैं। वह होशियार है लेकिन वह अभी भी थोड़ा बेवकूफ़ है क्योंकि वह मेरी मम्मी का दिल जीतने में विफल रहा। जय के स्वर में निराशा थी। उसने बस यही सोचा था कि केर एक होशियार आदमी है और वह अपनी मम्मी की अच्छी तरह से देखभाल करेगा। लेकिन इतने लंबे समय बाद भी उसने मम्मी का मन क्यों नहीं बदला? यह उसके लिए वाकई निराशा की बात थी। निकोल का चेहरा उदास हो गया। उसके दिल में नई नई मिली उम्मीद एक बार फिर टूट गई थी। वह जानती थी कि जय आसानी से अपना मन नहीं बदलेगा। ठीक है, मैं समझ गया बेबी, चलो तुम्हें स्कूल के लिए तैयार करते हैं, तुम देर से आने वाली हो। वह अब केर के बारे में उससे बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे मना करने का कोई कारण नहीं मिल सकता था। ऐसा लग रहा था कि केर को अस्वीकार करने के लिए उसके पास कोई अच्छा कारण नहीं था। जय ने निकोल की ओर मुंह बनाया और आज्ञाकारी ढंग से अपना नाश्ता करने चला गया। जय को उसके स्कूल में छोड़ने के बाद निकोल आखिरकार 2 मिनट के लिए कंपनी में पहुंची। उसने खुद को तरोताजा करने के लिए एक कप कॉफ़ी बनाई और बोली लगाने की योजना तैयार करने के लिए खुद को तैयार किया। डायरेक्टर निंग, ये वह डेटा फाइल है जिसके लिए आपने कहा था। क्या आप थोड़ी देर आराम नहीं करना चाहते? अब दोपहर हो चुकी है। लिली ने फाइल निकोल की डेस्क पर रख दी और उसे बिना रुके काम करते हुए देखा। मेरे पास अभी भी कुछ काम बचा है, तुम जाकर पहले लंच करो। निकोल ने अपनी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिका दीं। अगर दुर्घटना के कारण उसे बाधित नहीं किया गया होता तो वह कल रात सारी जानकारी पढ़ चुकी होती। इसके अलावा यह एकमात्र समय था जब उसे सब कुछ खत्म करना था क्योंकि उसे आज रात बोनी से मिलने अस्पताल जाना था। इसलिए उसे हर एक मिनट का पूरा उपयोग करना था। लिली ने निकोल की बातों पर सिर हिलाया और कंपनी की कैंटीन की ओर चल दी। इस बीच गू ग्रुप के सीईओ ऑफिस में मिस निंग अभी भी काम कर रही हैं। जेरेड ने निगरानी वीडियो की समीक्षा की और देखा कि निकोल उस सुबह आने के बाद से अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकली थी। जाओ और कुछ लंच बनाओ। जैसे ही केर ने अपना पेन नीचे रखा, उसने अचानक अपने फ़ोन से एक टेक्स्ट अलर्ट सुना। उसने तुरंत उसे पढ़ने के लिए अपना फ़ोन उठाया। जब उसने टेक्स्ट मैसेज में निराशा देखी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इतना लंबा समय हो गया है और तुमने अभी भी मम्मी को अपने प्यार में नहीं डाला है। तुमने मुझे वाकई निराश किया है, अंकल गू। स्कूल कैंटीन में बैठे जे ने अपना फ़ोन अपने हाथों में पकड़ रखा था और केर के जवाब का इंतजार कर रहा था। वह पूरी सुबह सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए, जब तक कि उसने आखिरकार केर को एक रिमाइंडर देने का फैसला नहीं किया। उसे लग रहा था कि केर अपनी मम्मी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। पूरी तरह से ईमानदारी से कहूं तो उसने वास्तव में निकोल को इतनी जल्दी अपनी औरत बनाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जाहिर है कोई उससे भी ज़्यादा चिंतित था। अगर उसने अभी कार्रवाई नहीं की तो वह एक बच्चे की हंसी का पात्र बन जाएगा। सनी की तरफ एक नज़र भी डाले बिना स्क्रीन पर विटा। उसे लंच करने से पहले निकोल के जागने का इंतज़ार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। जब उसने केर की बात सुनी तो सनी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब में कुछ कह पाती, उसने जेरेड को उससे बात करते हुए सुना। मिस है, अब हमारे लिए झपकी लेने का समय हो गया है। काम और आराम के बीच संतुलन होना चाहिए। ऐसा महसूस करते हुए कि उसे केर से माफ़ी मिल गई है, जेरेड ने उससे खाने के कंटेनर लिए और उसे बाहर ले गया। केर, तुमने अभी तक लंच नहीं किया है ना? सनी ने हार नहीं मानी। वह इस कंपनी में इसलिए काम कर रही थी क्योंकि वह उससे संपर्क करने का कोई भी मौका भुनाना चाहती थी। बाद में अपॉइंटमेंट होगा। पिछली बार की घटना के बाद केर के पास सनी को नौकरी से निकालने के लिए पर्याप्त कारण थे, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि निकोल सनी से काफ़ी ईर्ष्या करती है तो उसने उसे कुछ और समय तक अपने साथ रखने का फैसला किया। शायद सनी के साथ रहने से वह निकोल का दिल जल्दी जीत सकता था। केर के चेहरे पर खालीपन देखकर, जो ये दर्शाता था कि वह परेशान नहीं होना चाहता था, सनी के पास पीछे मुड़कर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके जाने के बाद केर ने लाउंज के दरवाजे की ओर देखा और जब उसने उस दरवाजे के पीछे की महिला के बारे में सोचा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपना फ़ोन निकाला और जे को तस्वीर भेजी। उसकी आंखों में एक चालाक नज़र चमक उठी। लड़के को उसका धीमा दृष्टिकोण पसंद नहीं आया, है न? तो यह वह था जो चीज़ों को तेज़ कर रहा था। जय शांति से अपना लंच खा रहा था, तभी उसकी जेब में मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने उत्सुकता से अपना फ़ोन निकाला और देखा कि केर ने उसे एक संदेश भेजा है। केर द्वारा भेजी गई तस्वीर को देखकर वह अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। उसने तुरंत अपना नंबर डायल किया। अंकल गो, आपको मम्मी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए जब वह सो रही हो।
हालांकि वह अपनी मम्मी के केर के साथ रहने की पूरी उम्मीद करता था, फिर भी वह मम्मी की इच्छाओं का सम्मान करता था। किसी को भी उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, अंकल गू सहित। वह किसी को भी अपनी मम्मी को चोट नहीं पहुंचाने देगा। वह बस सो रही है। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, केर ने जय को आश्वस्त किया। जब उसने जय की कोमल लेकिन सुरक्षात्मक आवाज़ सुनी तो केर को एक अजीब सा एहसास हुआ। ठीक है, मुझे लगता है कि मम्मी को नींद आ रही है क्योंकि वह कल रात तक जागती रही। उसे खाने के लिए याद दिलाना मत भूलना। जब वह काम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती है तो वह भोजन छोड़ देती है। मैं अब कक्षा में जाऊंगा, अंकल। जय ने चेहरे पर एक खुश मुस्कान के साथ फ़ोन रख दिया। केर ने अपना फ़ोन रख दिया और निकोल को आराम करने देने का फैसला किया। ये बोली बहुत महत्वपूर्ण थी। आमतौर पर वह किसी और को सौंपने के बजाय इस तरह के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की बारीकी से देखरेख करता था। हालांकि निकोल अगर इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करती है तो वह बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती है। इसलिए वह प्रोजेक्ट निकोल को सौंपना चाहता था और उसे खुद को साबित करने का मौका देना चाहता था। किसी भी मामले में, चाहे वह इस कार्य को पूरा करे या नहीं, वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा और उसका समर्थन करेगा। उसकी नज़र बंद दरवाजे पर गई। उसकी आंखों में एक कोमल नज़र थी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। इस बीच निकोल गहरी नींद में सो रही थी, जबकि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि दरवाजे के पीछे खड़े आदमी की कोमल नज़र उस पर पड़ रही थी। वह शाम होने तक गहरी नींद में सोती रही। आखिरकार आराम महसूस करते हुए वह दूसरी तरफ पलटी, लेकिन बिस्तर बहुत नर्म होने के कारण उठी नहीं। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं तो उसने एक अपरिचित कमरा देखा। आश्चर्यचकित होकर वह अचानक उठ बैठी और चारों ओर देखने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। वह बिस्तर से उठी और अपने रूप को जितना हो सके उतना ठीक किया। लाउंज को केर की गोपनीयता बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, इसलिए ये काफ़ी हद तक एकांत था और नेविगेट करना मुश्किल था। यही कारण था कि निकोल को बाहर निकलने का रास्ता खोजने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। आवाज़ आती हुई सुनकर उसने केर के चेहरे पर जटिल भाव देखा। उसकी आंखों में गुस्से की हल्की झलक दिखाई दी। उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को छुपाया और अपने होठों को एक हल्की मुस्कान में मोड़ लिया। उसने केर की ओर अपनी तर्जनी को इंगित करने के लिए अपना हाथ उठाया और उसे करीब आने का इशारा किया। उसकी आमंत्रित मुस्कान से मंत्रमुग्ध होकर केर आगे झुक गया। भाड़ में जाओ, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। निकोल ने अपनी 5 इंच ऊंची एड़ी उठाए और केर के सौभाग्य से कठोर चमड़े के जूतों पर जोर से कदम रखा और उसे जोर से धक्का दिया। इससे पहले कि केर कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, निकोल ने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर भाग गई। उसने खुद से बार बार कहा कि केर पर कभी विश्वास मत करना। हालांकि वह उसे अस्वीकार करती रही, लेकिन उसका दिल उसके प्यार के लिए धड़कता रहा। यह उसके लिए कठिन था, लेकिन वह खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डाल सकती थी जहां से वह उबर न सके। आईने में देखे बिना भी निकोल जानती थी कि उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसे बहुत पसीना आ रहा था। वह उसके द्वारा गले लगाए जाने की अनुभूति को भूल नहीं पा रही थी। उसका जंगली रूप, गर्मजोशी और कस्तूरी की गंध उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वह उसके जैसे व्यक्ति से मिलेगी। मिस निंग, कृपया प्रतीक्षा करें। केर के कार्यालय के दरवाजे पर खड़े होकर सनी ने उसे ठंडेपन से देखा। यह उसके लिए एक रहस्य था कि केर पूरी दोपहर अपने कार्यालय में क्यों रहा और सभी को अपने कार्यालय में प्रवेश करने से मना किया। अब उसे एहसास हुआ कि यह निकोल की वजह से था। जब उसने निकोल के कपड़ों पर सिलवटें देखीं तो सनी की आंखें संदेह में सिकुड़ गईं। केर पूरी दोपहर निकोल के साथ अकेली थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उनके बीच क्या हुआ। तुम क्या चाहते हो? अपनी सांस को संभालने के बाद निकोल ने पीछे खड़े सनी का सामना किया। ये स्पष्ट था कि कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि सनी ने कभी भी निकोल से अच्छे कारण से संपर्क नहीं किया था। मेरी आंखें मुझे बता रही हैं कि हमारी प्यारी डायरेक्टर निंग अब केवल अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों पर निर्भर नहीं है। मुझे लगा कि वह गो ग्रुप में शामिल हो गई है, अपने जबरदस्त कौशल के कारण। सनी ने अपने व्यंग्य को व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए व्यक्त किया और अपनी 4 इंच की ऊंची एड़ी के साथ निकोल की ओर बढ़ी। जहां तक मेरा सवाल है, प्यारी मिस हे का मुझसे और कंपनी में रहने के मेरे अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे पक्का पता है कि मुसीबत शुरू होते ही मैं सबसे पहले यहां से चली जाऊंगी। निकोल सनी के साथ किसी भी तरह का विवाद शुरू नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि सनी की दिलचस्पी सिर्फ केर में है। इसलिए निकोल ने बस उसे अपनी दुश्मनी भरी निगाहों से जवाब दिया। केर की वजह से सनी के साथ आक्रामक व्यवहार करना निकोल के लिए बेतुकी बात होगी। केर के इर्द गिर्द की महिलाओं की वजह से ही निकोल इतनी मुसीबतों में फंसी। उसने सारा दोष केर पर मढ़ दिया और अपने दिल में उसे हजारों बार कोसा। आप स्पष्ट रूप से जानती हैं कि केर की पहचान और स्थिति बहुत सी महिलाओं के लिए कितनी मायने रखती है। इसे ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव है कि आपको पेशेवर तरीके से पेश आना चाहिए।
और अगर ऐसा होता है तो आप अब और किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्टर निंग। वैसे भी मैं अपने शक्तिशाली वंश के कारण केर के साथ लंबी सफ़ेद शादी की पोशाक पहनने वाली आखिरी महिला होंगी। ईमानदारी से कहूँ तो मैं आपके बारे में भी यही कहना चाहूँगी। लेकिन मुझे सच में पता है कि निंग ग्रुप 7 साल पहले पूरी तरह से दिवालिया हो गया था। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि आप ध्यान रखें कि आप केर के लायक नहीं हैं। सनी देख सकती थी कि केर के इर्द गिर्द रहने वाली दूसरी महिलाओं की तुलना में निकोल कुछ और ही थी। उसे यकीन नहीं था कि केर निकोल के बारे में गंभीर है या नहीं, इसलिए उसने निकोल को चेतावनी देने का फैसला किया। निकोल ने सनी की बातों को सुनने के बाद केवल घृणा भरी आंखों से उसे देखा। क्या तुमने सच में मेरी जांच की? क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी प्रासंगिक हूं कि तुमने मेरे जीवन की खोज करने में अपना समय बर्बाद किया? तुमने मेरे बारे में और क्या पता लगाया? तुम केर को किससे बचाने की कोशिश कर रही हो? निकोल 100% भी नहीं थी, उसने हे कबीले के गंदे खेल में हस्तक्षेप करने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके अलावा उसे वास्तव में अतीत में उन महिलाओं की परवाह नहीं थी। सनी ने उसे स्पष्टीकरण देने के बारे में सोचा, लेकिन उसके कठोर शब्दों को सुनने के बाद उसने खुद को पीछे कर लिया। सनी ने कभी भी महिलाओं को केर से दूर करने की अपनी योजना को पूरा करने पर पछतावा महसूस नहीं किया, लेकिन वह केर के अपने कार्यों के बारे में विचारों के बारे में चिंतित थी। वह एक साधारण महिला बनना चाहती थी, लेकिन वह केर से इतना प्यार करती थी कि उसे पाने के लिए उसे अकल्पनीय चीजें करनी पड़ीं। इस बीच निकोल ने कार्यालय में अपनी फाइलों को अपनी डेस्क पर मुश्किल से गिराया क्योंकि वह केर और उसके द्वारा किए गए गड़बड़ के बारे में सोच रही थी। वाह, मैं अभी उस डेस्क पर रहना पसंद नहीं करूंगी। तुम इतनी नाराज क्यों हो? या तुम मुझे अपनी डेस्क समझती हो? मुझे पता है कि तुम्हारे सिर से मेरा चेहरा मिटाना मुश्किल है। केर दरवाजे पर खड़े होकर निकोल के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। उसे चिंता थी कि सनी ने अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से निकोल को डरा दिया होगा। फिर भी उसे याद आया कि उसकी आंखों के सामने एक कठोर और दिलचस्प महिला थी जो दूसरों की तरह नहीं थी। ये वही महिला थी जिसने एक बार बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मारने की हिम्मत की थी। आज मैं कम से कम अपना समय बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए क्या मैं आपके लिए कुछ उपयोगी कर सकता हूँ, मी? गू, मेरे पास अभी भरने और व्यवस्थित करने के लिए ढेर सारे दस्तावेज हैं। अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है तो आपको देखकर अच्छा लगा, मी। गू, एक पल भी ऐसा नहीं था जब उसने केर को देखने की हिम्मत की, क्योंकि वह शांति से बैठी और अपना फोल्डर अपनी डेस्क पर रख दिया। वह पूरी तरह से गुस्से में थी। वह बस केर को गला घोंटकर मार डालना चाहती थी, लेकिन चून की हत्या करना कानून के खिलाफ था और उसे अपने जे के बारे में सोचना था, इसलिए वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। हाँ, आवेग शैतान था, जे, निकोल ने कहा। उसने अपनी कलाई घड़ी पर समय देखा और जब उसे एहसास हुआ कि वह जे को स्कूल से लेने जाना भूल गई है तो वह घबरा गई। मेरी मम्मी मुझे हाल ही में बहुत भूल गई हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अपना स्कूल बैग अभी भी अपनी पीठ पर रखे हुए जे अपनी माँ के कार्यालय की ओर चल पड़ा। चलते समय उसने केर को देखा और उसे गर्मजोशी से अभिवादन किया। नमस्ते अंकल गू। निकोल अपने बेटे के पास गई और जैरेड को उसके बगल में खड़ा देखा। मी, कांग, आज मेरे लिए जे को स्कूल से लेने के लिए धन्यवाद। निकोल की आवाज़ में आभार सुनकर जैरेड थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना सिर खुजाया और कहा, श्री गू ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। आप चाहें तो उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। वह अब और इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत निकोल का ध्यान केर की ओर मोड़ दिया और उसके लिए अच्छी बातें कहना सुनिश्चित किया। अगर वह न होता तो वह अपने बेटे को लेने जाना कभी नहीं भूलती। इसके अलावा पिछली रात केर के लिए जो भी उसने महसूस किया था वह अब तक पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मम्मी, आपको अंकल गो का शुक्रिया अदा करना चाहिए। निकोल केर को जिस तरह से देख रही थी, उसे देखकर जे को पता चल गया कि केर ने एक बार फिर अपनी मम्मी को उस पर गुस्सा दिला दिया है। वह केर की दिल से प्रशंसा करता था, लेकिन वह अकेला ऐसा व्यक्ति भी था जो निकोल को इतना गुस्सा दिला सकता था। अपने पूरे जीवन में उसने अपनी मम्मी को केर जितना गुस्सा कभी नहीं देखा था। मैं उसका शुक्रिया अदा करना सुनिश्चित करूंगी। निकोल ने केर को घूर कर देखा और अपने दांत पीस लिए। ऐसा लग रहा था कि वह उसे जिंदा ही खाल उधेड़ने वाली है। रात के खाने का समय हो गया है। मैंने किसी को तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए कहा है। केर को निकोल के रवैये से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसे अब भूख लगी होगी क्योंकि उसने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है, एक सहज प्रतिक्रिया के रूप में निकोल ने तुरंत केर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन जैसे ही वह अपने बेटे के साथ जाने वाली थी, उसका पेट गुर्राने लगा। ओह मो, एक रात उसके पूर्व प्रेमी द्वारा नशीला पदार्थ दिए जाने के बाद एक रहस्यमय व्यक्ति ने सेक्स से भरी एक आनंदमय रात में उसका फायदा उठाया। अपना बदला लेने के लिए उसने उस आदमी से शादी कर ली और उसका इस्तेमाल किया। जब तक मैं जीवित हूँ मैं अभी भी उसकी कानूनी पत्नी हूँ, जबकि तुम सब सिर्फ उसकी रखेल हो।
वह तब भी अडिग रही जब वह अन्य महिलाओं के साथ घोटालों में शामिल था। आखिरकार जब उसे पता चला कि उसने उसे फिर से धोखा दिया है तो वह गुस्से में चली गई। लेकिन कुछ साल बाद जिंदगी ने उसे उसके पास वापस ला दिया, जिससे वह हैरान रह गया। चींटी। लेकिन अब वह आखिरकार समझ गया कि जेरेड के अस्पष्ट शब्दों का क्या मतलब था। निश्चित रूप से वह हैरान था। थोड़ी देर बाद वे आखिरकार डाइनिंग रूम में बैठे थे। निकोल जानबूझकर जे के बगल में बैठ गई, जिससे उसके और केर के बीच दूरी बन गई। टेबल पर रखे लगभग सभी व्यंजन जे के पसंदीदा थे और निकोल थोड़ी चिंतित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। मम्मी, ये सभी मेरे पसंदीदा व्यंजन हैं। शुक्रिया अंकल गो। जय ने विनम्रता से अपना धन्यवाद व्यक्त किया। वेडर, जो टेबल के पास खड़ा था, जय के शब्दों से और भी अधिक चकित था। उसने मुस्कुराया और उसे एक गिलास जूस पिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे युवा मास्टर जैसा ही खाना पसंद आएगा। उसके शब्द सामान्य लग रहे थे, लेकिन उन्होंने निकोल को अंदर तक हिला दिया। उसने देखा था कि जब केर ने पहली बार उनके साथ डिनर किया था तो जय और केर को वही खाना पसंद था। उसे चिंता थी कि इससे केर को संदेह होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जय कई मायनों में केर जैसा दिखेगा। माफ़ करना, मुझे बाथरूम जाना है। वह नहीं चाहती थी कि केर उसके चेहरे पर घबराहट देखे, इसलिए वह खड़ी हुई और जल्दी से भाग निकली। मिस निंग, कृपया इस तरफ आएं। वेडर ने तुरंत उसका रास्ता दिखाया। भले ही वह नहीं जानता था कि निकोल और केर के बीच वास्तव में क्या रिश्ता था, वेडर केर के चेहरे से बता सकता था। निकोल के प्रति उसका रवैया ये था कि वह उसके लिए अलग थी। महिला को नाराज करना वेडर के लिए नासमझी होगी। अपनी माँ की पीठ पर नजरें गड़ाए बाथरूम में गायब हो गया। जय चिंतित लग रहा था। अंकल गो, मम्मी को डराओ मत। वह मजबूत दिखती है, लेकिन वह बहुत कमज़ोर भी है। उसने केर की ओर सबसे गंभीर नज़र से देखते हुए कहा। मुझे पता है। निकोल की सावधानी उसकी आंखों से नहीं छुपी। अपने गिलास में धीरे से वाइन घुमाते हुए केर ने एक घूंट लिया। वाइन का स्वाद मीठा था, लेकिन निकोल जितना मीठा नहीं। भविष्य में अपनी मम्मी के साथ यहाँ रहने के बारे में तुम क्या सोचते हो? यह विचार केर के दिमाग में काफ़ी समय से चल रहा था और वह इसे छोड़ नहीं पा रहा था। ऐसा होने की संभावना के विचार ने उसे खुश कर दिया। अपने सामने बैठे लड़के को देखते हुए वह इस परिणाम की संभावना को जानता था। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? जय को केर बहुत पसंद था। अगर उसकी माँ और अंकल गो एक साथ हो जाएं तो वह बहुत खुश होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे कुछ ऐसा करने देगा जो वह नहीं करना चाहती। वह ऐसा कभी नहीं करेगा। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? जय ने फिर पूछा। मैं अपनी माँ को इस तरह नहीं बेच सकता। ये तो छोड़िए कि मैंने तुम्हारी मदद करने और तुम दोनों को उस दिशा में धकेलने के अलावा कुछ नहीं किया है, और फिर भी तुम उसका दिल नहीं जीत पाए हो। मुझे तुम पर शक होने लगा है अंकल। मैं गंभीरता से इसे छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ, उसने आगे कहा। चाहे वह केर का कितना भी समर्थन करता हो, उसकी माँ की खुशी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। जय ने केर की ओर संदेह से अपनी बाहें उठाईं। उसके चेहरे पर गहन परिपक्वता के साथ एक नाजुक चेहरा था। तुम्हें जो चाहिए वो तीसरी मंजिल पर मिल सकता है। लड़के के सवाल से केर अप्रभावित था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि निकोल जल्द या बाद में उससे शादी कर लेगी। वह ये सुनिश्चित करेगा कि यह हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। जय ने केर की ओर आंख मारी। हालांकि उसने कुछ भी नहीं देखा था कि उस आदमी ने उसके लिए क्या तैयार किया था, लेकिन उसने केर पर अपने दिल की गहराई से भरोसा किया। और उसने जो कुछ भी कहा वह केर को किसी भी चीज़ से ज़्यादा सावधान करने के लिए था। शौचालय में निको, क्योंकि वह अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता था और जानता था कि वह गंभीर थी, उसने चुपके से केर पर एक नज़र डाली। बैरन का नाम सुनते ही केर के चेहरे पर भाव काले पड़ गए। उसे संदेह था कि बैरन ने क्या कहा, लेकिन हर बार जब वह ऐसा करता तो निकोल उसे सच्चाई की याद दिलाती। मिस्टर फैंग का फ़ोन। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि तुम उसे परेशान करोगे? केर इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह उसे फिर से बाहर कर रही थी। उसके साथ उसने जो भी प्रगति की थी वह बेकार हो जाएगी। उसे यह बहुत परेशान करने वाला लगा कि बैरन उन्हें लेने आएगा। उसे यह पसंद नहीं था कि यह सब कहाँ जा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा दिन की तरह साफ दिख रहा था। नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बैरन को आज हमें लेने आना था, लेकिन उनकी कंपनी में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे निपटना था, इसलिए वह नहीं आ सका। जय और मुझे जल्दी ही चले जाना चाहिए। हम भविष्य में आपको परेशान नहीं करेंगे मी गू। निकोल ने केर की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। वह अब केर के डर से नहीं डर सकती थी, उसे इसका सामना करना चाहिए। जब उसने उसके चेहरे पर भाव देखा तो केर का गुस्सा बढ़ गया। उसने प्याला पूरी ताकत से पकड़ा और वह उसके हाथ में टुकड़े टुकड़े हो गया। गहरे लाल रंग का पारदर्शी तरल बाहर निकल आया और कांच के टुकड़े सीधे केर के अंगूठे में जा लगे। खून बहने से पहले उसने अपना घायल हाथ टेबल के नीचे छिपा लिया। माफ़ करना। केर अचानक उठ खड़ा हुआ और डाइनिंग रूम से बाहर चला गया।
जब निकोल ने देखा कि केर ने क्या किया है तो वह खुद को भावुक महसूस किए बिना नहीं रह सकी। क्या उसने अपनी चोट इसलिए छिपाई थी क्योंकि उसे डर था कि वह खून देखकर बेहोश हो जाएगी? क्या वह अवचेतन रूप से उसकी भावनाओं का ख्याल रख रहा था? इस विचार ने उसे थोड़ा उदास कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि केर को उसकी इतनी परवाह है। मम्मी, अंकल गू नाराज हैं। उसके बगल में जय ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। वह घबराया हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी छोटी छोटी आंखें बेबसी से भरी हुई लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि बड़ों की दुनिया उसकी दुनिया से कहीं ज्यादा जटिल है। ये तुम्हारी गलती नहीं है प्रिय, इसकी चिंता मत करो, उसने उसके बालों को सहलाते हुए उसे सांत्वना देते हुए मुस्कुराया। उसने केर के अचानक चले जाने के बारे में अपनी जिज्ञासा को कुछ समय के लिए अनदेखा कर दिया और जय पर ध्यान केंद्रित किया। उसके छोटे से चेहरे को देखते हुए उसे लगा कि वह केर को देख रही है। दिन खत्म होने तक उसने केर को फिर से नहीं देखा। मिस निंग, मेरी माफ़ी, लेकिन मी गू को इस समय बाधित नहीं किया जा सकता। वह इस समय विदेश से कॉल ले रहे हैं, वेडर ने उसे सम्मानपूर्वक बताया। वह गू परिवार के विला के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। ठीक है वेडर, क्या तुम उसे बता सकती हो कि जो कुछ पहले हुआ उसके लिए मैं बहुत खेद व्यक्त करता हूँ। बहुत देर हो चुकी है, मुझे जे को घर ले जाना है। वेडर को अलविदा कहने से पहले निकोल ने सीढ़ियों की ओर एक त्वरित नज़र डाली। फिर उसने जे का हाथ थामा और चली गई। जब वे कार में बैठे तो निकोल ने अपना सिर दरवाजे पर टिका दिया। उसे लगा और ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से सोई नहीं है। अगर तुम थकी हुई हो तो तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर सकती हो। जब हम पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगा, बैरन ने उससे कहा। हालांकि वह गाड़ी चला रहा था, फिर भी वह अपनी आंखों के कोने से निकोल के चेहरे पर अजीब भाव देख सकता था। मैनहट्टन में वापस आकर वह कभी इतनी थकी हुई नहीं दिखी थी, चाहे उसका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों न रहा हो। वह उसके व्यवहार से थोड़ी सी कमी भी महसूस कर सकता था। वह ये नहीं पूछ सकता था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह बहुत कुछ झेल चुकी थी। निकोल ने उसके शब्दों पर कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया और उसकी आंखें धीरे से बंद हो गईं। वह जानती थी कि सोना असंभव होगा, लेकिन वह बात करने के मूड में नहीं थी। वैसे भी जय वहां था, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। सच कहूं तो वह भी नहीं जानती थी कि बैरन का सामना कैसे करना है। केर से मिलने के बाद से ही उसकी जिंदगी में बहुत गड़बड़ हो गई थी। उसने फिर से उसके चेहरे को ध्यान से देखा और कुछ भी गलत न पाकर उसने अपना हैंडबैग उठाया और गुग्रुप बिल्डिंग से बाहर निकल गई। बैरन की कार पहले से ही प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी। तुम कमाल की लग रही हो, मुझे पता था कि यह ड्रेस तुम पर अच्छी लगेगी। मुझे सच में उम्मीद है कि आज रात तुम अच्छा समय बिताओगी। चिंता मत करो, मैंने पहले ही किसी को जय को लेने के लिए बुला लिया है, उसने उससे कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह यात्री सीट पर बैठी खूबसूरत सुंदरता को देख रहा था। तुमने मुझे इस तरह के कपड़े पहनने के लिए क्यों कहा? उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी जब उसने उसके गहरे बैंगनी रंग के कपड़े से मेल खाते उसके कपड़े देखे। वह जानती थी कि एक जोड़े के रूप में यह उचित ही था कि वे इस तरह के कार्यक्रम में मिलते जुलते कपड़े पहने, लेकिन वह बुरा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। वह केवल बैरन के साथ होने का दिखावा कर रही थी ताकि केर को लगे कि वह पहले से ही किसी रिश्ते में है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बैरन इसे गंभीरता से लेना शुरू कर देगा। आज फैंग ग्रुप की प्रतिष्ठित वाइन पार्टी है, इसलिए हमारे उद्योग से बहुत से साथी होंगे। केर भी वहां आने वाला है। ईमानदारी से कहूं तो बैरन के मन में केर को आमंत्रित करने के बारे में दोबारा विचार आया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी उपस्थिति निकोल को प्रभावित कर सकती है। लेकिन इस पर कुछ सोच विचार करने के बाद उसने केर को निमंत्रण भेजने का फैसला किया। उम्मीद है कि अगर केर वहां होगी तो निकोल उसे अस्वीकार नहीं करेगी। वह वास्तव में बहुत घबराया हुआ था कि निकोल उसे इतने महत्वपूर्ण समारोह के दौरान अस्वीकार करने जा रही थी। आखिरकार ये वह दिन था जब वह अपनी प्रेमिका के रूप में उसकी पहचान सबके सामने उजागर करने की योजना बना रहा था। समझ गया। जब उसने सुना कि केर वहां आने वाली है तो वह घबराई हुई महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। मुझे लगता है कि उसने शायद पहले ही हार मान ली है। उसने पिछले कुछ दिनों में मुझे फिर से परेशान करने की कोशिश नहीं की, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार वह गो ग्रुप का सीईओ है। वह मेरे जैसे किसी व्यक्ति में वास्तव में कैसे दिलचस्पी ले सकता है? निकोल की आवाज़ में एक उदासी थी जिसे उसने महसूस नहीं किया। उसे खुश होना चाहिए था कि केर उसका पीछा करने पर जोर नहीं दे रहा था, लेकिन वह खुश नहीं हो सकी। वह अपने आप में मस्त रहने वाला व्यक्ति था जिसे किसी के सामने खड़े होने की आदत नहीं थी, और जब तक हर कोई उसके लिए इतना बेकार था तब तक उसे कभी पता नहीं चलेगा कि प्यार का क्या मतलब है। शायद ये सब कुछ बहुत आसानी से हाथ में आने का साइड इफेक्ट था। क्या आप निराश हैं? बैरन की मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उसकी आंखें निकोल पर चौकस हो गईं। उसकी मुख्य चिंता केर की इच्छाओं से संबंधित नहीं थी, लेकिन अगर निकोल को खुद को यह एहसास होने से पहले ही उससे प्यार हो गया होता, यही असली खतरा था। नहीं, बकवास मत करो, यही तो मैं चाहती हूँ।
अगर केर अपनी शादी की खबर अभी बता दे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। निकोल ने अपनी बेचैनी को दबाने की कोशिश में अपनी आवाज़ ऊंची की। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। बैरन वाकई उसकी बातों पर यकीन करना चाहता था, लेकिन वह ये नहीं देख पाया कि वह क्या छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसने फैंग ग्रुप के होटल के प्रवेश द्वार पर गाड़ी पार्क की, क्योंकि स्टाफ के 2 सदस्य तुरंत गाड़ी के दरवाजे खोलने के लिए दोनों तरफ खड़े थे। निकोल बैरन के पास गई और अपनी बाँह उसके हाथ में थाम ली। बैरन ने इस इशारे पर मुस्कुराया। जब वे होटल के अंदर कदम रखने वाले थे तो उसने एक स्पष्ट महिला की आवाज़ सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। बैरन। मैगी चेन कार से बाहर निकल रही थी, तभी उसे एक जानी पहचानी शख्सियत दिखाई दी। अनिश्चित, उसने उसे यकीन दिलाने के लिए आवाज़ लगाई। निकोल और बैरन रुके और मैगी चेन को देखने के लिए मुड़े। वह एक सफ़ेद शॉर्ट डिज़ाइन की हुई ड्रेस पहने हुए उनके पास चली गई, जबकि उसके अच्छे से सजे हुए लहराते बाल झरनों की तरह गिर रहे थे। एक मुश्किल स्थिति में, और वह गलत नहीं थी। मैंने पहले ही अपनी आत्मा साथी मिस निकोल निंग को पा लिया है। बैरन ने अपना हाथ बढ़ाया और निकोल की ओर इशारा किया। अचानक कमरे में हर कोई उसके इशारे का अनुसरण कर रहा था, जिससे कई जोड़ी आंखें उस पर पड़ गईं। निकोल पहले तो हैरान रह गई, प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थी, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वे सभी मेहमान उसे देख रहे हैं, वह किसी तरह मुस्कुराने में कामयाब रही। बैरन की ओर देखते हुए उसने सुनिश्चित किया कि वह उसकी आंखों में खतरे का संकेत देख ले। अनेक बार उसने अपने मन में बैरन को कोसा था, और फिर भी वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह उसे अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कितनी दूर चला गया था। जब हर कोई उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में उसकी ओर देख रहा था तो निकोल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लेकिन इससे पहले कि वह पल और लंबा खींच पाता, वह चौंक गई जब एक जोड़ी मुलायम हाथों ने अप्रत्याशित रूप से उसके पैरों को लपेट लिया। मम्मी। एक छोटे आकार के टक्सीडो पहने जय लाउंज से भागता हुआ आया। वह पूरे समय वहां था। लड़के को पार्टी में केवल बैरन के भाषण के बाद ही जाने की अनुमति थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसके प्रवेश से पहले क्या कहा गया था। वह निकोल की तलाश कर रहा था, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि हर कोई अपनी मां को घूरते हुए स्थिर खड़ा था। जे अपनी उम्र के हिसाब से बहुत होशियार था। जैसे ही उसने निकोल का चेहरा देखा, उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब जे अचानक प्रकट हुआ तो बैरन का चेहरा काला पड़ गया। उसने पलटकर अपने सहायक को देखा जो उसके पीछे खड़ा था। सहायक ने असहाय होकर अपने कंधे उचकाए और अपनी नज़र मिसेज फैंग की ओर घुमाई। तब बैरन को एहसास हुआ कि यह उसकी मां का काम था। ऐसा लग रहा था कि उसे जे के अस्तित्व के बारे में पता चल गया था। मिस निंग, आप मिस्टर फैंग के साथ कितने समय से साथ हैं? आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मिस निंग, ये लड़का कौन है? क्या वह मिस्टर फैंग के साथ आपका बच्चा है? मिस निंग, कृपया मुझे जवाब दें। रिपोर्टरों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उनमें से कुछ ने अपने रिकॉर्डर उसके मुंह के पास रखे और एक के बाद एक आक्रामक सवाल दागे। यहाँ तक कि कैमरा क्रू ने भी उनकी तस्वीरें लेने के लिए अपनी रोशनी उन पर केंद्रित कर दी। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो निकोल ने अपने आप ही जे के छोटे से चेहरे को ढकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर उसने उसे उठाया और अपनी बाहों में थाम लिया ताकि उसकी पीठ पत्रकारों की ओर हो। पत्रकार उनकी निजता में लगातार दखल दे रहे थे। निकोल की पूर्व सहमति के बिना कैमरे चमकते रहे और जब पत्रकारों को कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अपने सवाल जोर से दोहराए। निकोल बहुत परेशान थी। वह जय को ऐसी स्थिति में लाकर उसे आघात नहीं पहुंचाना चाहती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। मुझे लगता है कि आप आज यहां फैंग ग्रुप की सालगिरह मनाने आए हैं। मिस्टर फैंग पहले मजाक कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। निकोल ने पत्रकारों से साफ साफ बात की। विनम्रता से मुस्कुराते हुए उसकी आंखें बैंक्वेट हॉल से बाहर निकलने के लिए कमरे को स्कैन कर रही थीं। जब उसने दरवाज़ा देखा तो वह चमक उठी और जय को अपनी बाहों में लेकर उस ओर चलने वाली थी। वे यहाँ और नहीं रह सकते थे। उसने स्थिति के और बिगड़ने से पहले ही कार्यक्रम छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद उसने कसम खाई कि वह बैरन को कभी भी अपनी प्रेमिका के रूप में इस्तेमाल नहीं करने देगी। निकोल। जब निकोल जाने वाली थी, बैरन मंच से उतरा और उसकी ओर दौड़ने वाला था, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक दिया। मिसेज फैंग ने बैरन के सामने खड़े होकर उसकी बांह को मजबूती से पकड़ लिया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। बस, उसकी ठंडी आवाज़ बैरन के कानों में गूंज रही थी। उसने बैरन के कारण होने वाले सदमे से अपनी सारी उम्मीदें अभी तक खो दी थीं। जब उसने केर को देखा तो निकोल को अंदाजा नहीं था कि वह क्या करने जा रहा है, या शायद वह कभी अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि वह क्या सोच रहा है। तुम में से किसने कहा कि मेरी गोद में जो बच्चा है वह कमीना है? केर पहले निकोल से कुछ मीटर दूर था, लेकिन उसने उस रिपोर्टर की साफ आवाज़ नहीं सुनी। चूंकि वह निकोल की रक्षा करना चाहता था, इसलिए वह उन लोगों को आसानी से नहीं जाने देगा जिन्होंने जे को चोट पहुंचाई थी।
हालांकि वह किसी खास व्यक्ति से सवाल नहीं पूछ रहा था, लेकिन उसकी नज़रें उस महिला रिपोर्टर पर टिकी हुई थीं जिसने पहले बात की थी। केर की नज़र को महसूस करते हुए रिपोर्टर ने उनकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। केर इस सिटी में काफ़ी मशहूर थे। लगभग हर कोई उनके बारे में जानता था। हालांकि कोई भी मीडिया समूह उनके बारे में कोई भी खबर देने की हिम्मत नहीं करता था। उनके बारे में हर तस्वीर और रिपोर्ट की समीक्षा गू ग्रुप द्वारा की जानी थी। गू ग्रुप के नियमों के अनुसार केर के सामने आने पर कोई भी मीडिया क्रू उनके सामने अपना कैमरा रखने की हिम्मत नहीं करता था। मिस्टर गू, मैं सवाल सुनते ही सभी तुरंत पीछे हट गए। सिर्फ वही रिपोर्टर जो अभी बोल रहा था उसी जगह पर खड़ा था। किसी ने केर गू को इतना गुस्से में नहीं देखा था। हर कोई उनके धमकी भरे लहजे को महसूस कर सकता था। इससे सनसनीखेज खबर बन सकती थी, लेकिन वे सभी इस मामले में शामिल नहीं होना चाहते थे। आप वापस जाने पर आज इस्तीफा देने का विकल्प चुन सकते हैं, या फिर भविष्य में आप पत्रकार नहीं रहेंगे। अगर आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना शब्द कह सकते हैं तो ये साबित होता है कि आप पत्रकार होने के लायक नहीं हैं। कोई भी जानता होगा कि गू वारिस को चिढ़ाने का मतलब उसके साथ अन्याय करने वाले के लिए तबाही होगी। केर ने रिपोर्टर के करियर को बर्बाद कर दिया था और अपनी ठंडी आंखों से उसके पीछे खड़े जेरेड को संकेत दिया। वह तेजी से मुड़ा और सभी की निगाहों के सामने निकोल का हाथ थाम लिया और बाहर चला गया। हालांकि किसी ने नहीं पूछा, लेकिन केर के अजीब व्यवहार के पीछे सभी के अपने अपने सिद्धांत थे, लेकिन ये सब बच्चे पर ही निर्भर था। उन्होंने अनुमान लगाया कि छोटा लड़का किसी तरह से गू ग्रुप के सीईओ से संबंधित होना चाहिए, अन्यथा उसे परवाह नहीं होती। इतिहास में पहली बार केर गू ने एक महिला की रक्षा की, फिर भी एक महिला जिसके पास एक बच्चा था। निकोल निंग और जे निंग की पहचान के बारे में सभी उत्सुक थे। अपने बॉस के संकेत को समझते हुए जेरेड ने महिला रिपोर्टर की छाती से नाम का टैग हटाया और उसे नोट किया। देवियों और सज्जनों, अब जब हंगामा खत्म हो गया है तो फैंग ग्रुप की सालगिरह पार्टी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। फिर मेज़बान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और धीरे धीरे तनाव कम होने लगा। बैरन निकोल के पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक दिया। बैरन, आज फैंग ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तुम नहीं जा सकते। श्रीमती फैंग ने बैरन की बांह पकड़ते हुए उसे चेतावनी दी। उसने बैरन को वह आदमी बनाने में बहुत समय और ऊर्जा खर्च की थी जो वह था। कोई भी गलती करना अस्वीकार्य था, क्योंकि शादी उसके पूरे जीवन, पूरे फैंग ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण मामला था। बैरन ने जो कुछ हुआ उसे एक साथ जोड़ने की कोशिश की और एक निष्कर्ष पर पहुंचा। माँ, ये तुम्हारा काम है। तुमने उन्हें जे को यहाँ लाने के लिए कहा, क्या मैं सही हूँ? तुम चाहती हो कि सबको पता चले कि निकोल एक सिंगल मदर है, क्योंकि तुम इस विचार को तोड़ना चाहती हो कि वह और मैं एक साथ रह सकते हैं, इसलिए तुम उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। क्या मैं सही हूँ? बैरन ने अविश्वास से अपनी माँ को देखा। उसकी माँ हमेशा उसकी नज़र में कोमल और दयालु रही थी, लेकिन आज उसने अपना असली रंग दिखाया। उसकी माँ एक षड्यंत्रकारी महिला थी जो एक बच्चे को भी चोट पहुंचाने की हिम्मत कर सकती थी। वह न केवल हैरान था बल्कि बहुत निराश भी था। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मैगी वापस आ गई है, इसलिए ऐसा मत करो। एक रात उसके पूर्व प्रेमी द्वारा नशीला पदार्थ दिए जाने के बाद एक रहस्यमय व्यक्ति ने सेक्स से भरी एक आनंदमय रात में उसका फायदा उठाया। अपना बदला लेने के लिए उसने उस आदमी से शादी कर ली और उसका इस्तेमाल किया। जब तक मैं जीवित हूँ मैं अभी भी उसकी कानूनी पत्नी हूँ, जबकि तुम सब सिर्फ उसकी रखेल हो। वह तब भी अडिग रही जब वह दूसरी महिलाओं के साथ घोटालों में शामिल था। आखिरकार जब उसे पता चला कि उसने उसे फिर से धोखा दिया है तो वह गुस्से में चली गई। लेकिन कुछ साल बाद जिंदगी ने उसे उसके पास वापस ला दिया, जिससे वह हैरान रह गया। अपने पीछे से आवाज़ सुनकर निकोल ने अपना सिर घुमाया और मिसेज फैंग को देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। फैंग की कुलमाता ने गहरे नीले रंग का चोंगसम पहना था जो बहुत शाही लग रहा था, और ठंडे रंग ने उसकी गंभीरता को और बढ़ा दिया। मिसेज फैंग की नज़रें निकोल पर टिकी थीं। उसने जे की ओर देखा जिसे केर ने अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसकी आंखों से उसका स्पष्ट एजेंडा झलक रहा था, क्योंकि वह अपने हाथों में कागजों का ढेर लिए हुए थी। क्या आप मिस निंग हैं? निकोल ने जवाब में केवल सिर हिलाया, इससे पहले कि श्रीमती फैंग ने अपनी बात जारी रखी। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैनहट्टन में आप और बैरन अच्छे दोस्त थे, लेकिन बैरन आपसे अलग है। उसके पास पूरे फैंग परिवार की जिम्मेदारी है और कोई भी उसकी दुल्हन नहीं बन सकता और हमारे परिवार की बहू नहीं बन सकता। मुझे उम्मीद है कि आप जानती होंगी कि आप कौन हैं, मिस निंग। मैं केवल यही उम्मीद करती हूँ कि बैरन की पत्नी एक अच्छे परिवार से होगी जिसकी पृष्ठभूमि साफ सुथरी होगी। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती कि आप अपना जीवन कैसे जीती हैं, लेकिन बिना पिता के बच्चे को जन्म देना ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं अनदेखा कर सकती हूँ। श्रीमती फैंग ने कागज़ों का ढेर निकोल पर फेंक दिया। उसकी आंखें घृणा से भर गई थीं। उन पर जो लिखा था उसे पढ़कर निकोल की आंखें पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट के मोटे अक्षरों को देखकर चौड़ी हो गईं।
वह जो कुछ भी उसने पाया उस पर अपने गुस्से को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि बैरन की मां चुपके से जे और बैरन का पितृत्व परीक्षण कराएगी, जिससे जे को खतरा हो सकता है। निकोल समझ नहीं पा रही थी कि श्रीमती फैंग को ये जानकारी कैसे मिली, लेकिन वह निश्चित रूप से किसी को अपने प्यारे बेटे की प्रतिष्ठा को खराब करते हुए नहीं देखना चाहती थी। उसने डीएनए टेस्ट को टुकड़ों में फाड़ दिया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। श्रीमती फैंग, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं आपको आंटी नहीं मान सकती, चाहे मैं बैरन के कितनी भी करीब क्यों न हो। आपने जो स्टंट किया है उसे देखकर, लेकिन चाहे हम इतने सालों से कितने भी करीब क्यों न हो, मैं उसे एक दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं मानती। जय मेरा बेटा है, वह बैरन से संबंधित नहीं है। मेरे दिमाग में कभी भी आपके बेटे के साथ रिश्ता बनाने का ख्याल नहीं आया, और फैंग परिवार का हिस्सा बनने के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके परिवार की प्रतिष्ठा के लिए कोई खतरा नहीं हूँ और न ही कभी बनूंगी, इसलिए कृपया इस विचार को त्याग दें। हालांकि आज शाम मुझे सबसे ज़्यादा इस बात से परेशानी नहीं हुई। यह इस बात से है कि आपने अपने दिमाग में जो भी मूर्खतापूर्ण योजना बना रही हैं, उसमें आपने मेरे बेटे को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। मुझे उसे जन्म देने का कोई अफसोस नहीं है। वह मेरे जीवन का सबसे कीमती तोहफा है। वह मेरा गौरव है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं बदलना चाहूँ, खासकर अगर इसका मतलब ये हो कि मैं उसे खो दूँ। मुझे अपनी जगह पता है और मैं आपके परिवार के आसपास भी नहीं हूँ। अगर आप हमें माफ़ करें, हम अपने रास्ते पर चलते हैं। उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना पड़ा। जो कुछ भी हो रहा था उसका जे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। वह ये भी भूल गई कि केर उसे इस शाम की उथल-पुथल के बीच सुन सकता है। इसलिए निकोल अपने बेटे के साथ जाने के लिए मुड़ी, लेकिन केर ने उसे रोक दिया। एक हाथ से जे और दूसरे हाथ से निकोल के कंधे को पकड़े हुए केर ने श्रीमती फैंग को घूरते हुए देखा। श्रीमती फैंग सुश्री निंगबू समूह का हिस्सा हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक मत्स्यांगना को समुद्र में रखा जाना चाहिए। एकमात्र तालाब उसे स्वतंत्र रहने और खूबसूरती से बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता। निकोल उस तरह की महिला है। इसलिए मैं दृढ़ता से सुझाव देता हूं कि आप अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दें ताकि आपके परिवार को परेशानी न हो। कोई और कैसे सोच सकता है? निकोल को एक रात उसके पूर्व प्रेमी ने नशीला पदार्थ दिया था। एक रहस्यमय आदमी ने सेक्स से भरी एक आनंदमय रात में उसका फायदा उठाया। अपना बदला लेने के लिए उसने उस आदमी से शादी कर ली और उसका इस्तेमाल किया। जब तक मैं जीवित हूं, मैं अभी भी उसकी कानूनी पत्नी हूं, जबकि तुम सब सिर्फ उसकी रखेल हो। जब वह दूसरी महिलाओं के साथ घोटालों में शामिल था, तब भी वह अडिग रही। आखिरकार जब उसे पता चला कि उसने उसे फिर से धोखा दिया है, तो वह गुस्से में चली गई। लेकिन कुछ साल बाद जिंदगी ने उसे उसके पास वापस ला दिया, जिससे वह हैरान रह गया। तुम किससे डरते हो? उसकी आवाज़ आकर्षक थी। उसने अपने सामने खड़ी महिला को दृढ़ता से देखा। वह निकोल के डर और चिंता को महसूस कर सकता था, और वह ये भी महसूस कर सकता था कि उसने मजबूत होने का दिखावा किया था। जब उसने केर को सुना तो निकोल की आंखों में आंसू आ गए। उसकी कोमल आवाज़ से उसका बचाव टूट गया, मानो उसकी सारी ताकत हवा में उड़ गई हो। मैं नहीं चाहती कि जे को आज जो हुआ उसे फिर से अनुभव करना पड़े। मिसेस फैंग ने जो कहा वह सही है। मैं फैंग परिवार के लिए एक अच्छा मैच नहीं हूँ, और भू परिवार भी ऐसा नहीं है जहाँ मैं पहुँच सकूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे जाने दोगे। मैं जो चाहता हूँ वह बहुत सरल है। मैं बस यही चाहता हूँ कि जय और मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जिएं। मैं किसी के द्वारा परेशान नहीं होना चाहता। इतनी सरल इच्छा कब विलासिता बन गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह दूसरों से शांतिपूर्ण जीवन मांगेगी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बैरन जय का पिता नहीं है और तुम कभी उसके साथ नहीं रही हो। केर को वह बातचीत याद थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बैरन इतना चालाक था कि वह उसे निकोल के पास जाने से रोकने के लिए ऐसा कोई तरीका सोचेगा। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि निकोल ने भी उससे झूठ बोला था। पहले वह दूसरों के धोखे को सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता था, लेकिन अब उसने इसे स्वीकार कर लिया है, और उसे थोड़ी राहत भी महसूस हुई कि यह सब झूठ था। लेकिन केर को पता था कि उसका झूठ उसके इस निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा कि वह सच में झूठ है या नहीं। निकोल ने अपने सामने खड़े आदमी से आंख मिलाने से परहेज किया, क्योंकि वह उसके शब्दों को दोषी विवेक के साथ सुन रही थी। तुमने मेरी बात सुनी और मेरे शब्दों पर विश्वास किया। निकोल ने खुद को कमजोर स्थिति में पाया, क्योंकि वह केर की उपस्थिति के प्रति आश्वस्त होना बंद कर चुकी थी, जिससे उसकी आवाज़ पहली बार धीमी और शर्मीली हो गई थी। और निश्चित रूप से केर इसका फायदा उठाएगा और उसे चूमेगा, क्योंकि उसने अपनी सुरक्षा कम कर दी थी। उसका दिल घोड़े की तरह तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका आभा उसके करीब आ रहा है। अचानक जे की छोटी सी आवाज़ सुनाई दी, जब वह केर को रोकने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थी। जे की बदौलत निकोल उसकी बाहों से छुटकारा पाने में सक्षम थी। माँ, यहाँ बहुत सारे रूबिक क्यूब्स हैं। क्या हम आज रात रुक सकते हैं? हालांकि जे ने देखा कि उसकी माँ और केर के बीच कुछ गड़बड़ है,
लेकिन वह स्थिति के भार को महसूस करने के लिए बहुत छोटा था। इसलिए उसने सिर्फ रूबिक क्यूब्स पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा अपनी माँ को यहाँ रहने के लिए बहाना ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ प्रिय, तुम जब चाहो तब इनके साथ खेल सकती हो। केर ने अपनी आत्मविश्वास भरी निगाहें उस पर टिकाईं और पीछे की दीवार के सहारे झुक गया। ऐसा लग रहा था कि निकोल के इनकार ने उसे बिल्कुल भी गुदगुदाया नहीं। जे ने ही निकोल को अपने विला में रहने में मदद की थी। केर को उस समय यह उम्मीद नहीं थी कि जे ही निकोल को बाद में अपने विला से दूर ले जाएगा। निकोल अभी भी सहज महसूस नहीं कर रही थी और अभी भी हिचकिचा रही थी, लेकिन उसने पहले ही जे की जयकार सुन ली थी। तुम सबसे अच्छी माँ हो, कितना मज़ा आया, और आज रात हमें रहने देने के लिए धन्यवाद अंकल गू। मैं कहाँ सोने जा रहा हूँ? क्या मेरे लिए कोई बेडरूम है? जे ने स्वाभाविक रूप से पूछा, जैसे कि वह अपने घर में था जबकि वह लिफ्ट की ओर जा रहा था। हालांकि उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि यह वास्तव में उसका घर नहीं था। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। वेडर ने जे का छोटा सा हाथ पकड़ा और उन्हें अतिथि के कमरे में ले गया जो केर के कमरे के बगल में था। हालांकि वेडर को यकीन नहीं हो रहा था कि केर किसी को अपने सामान के साथ खेलने की अनुमति देगा। केर का निजी संग्रह तीसरी मंजिल पर था और इसे निषिद्ध स्थान माना जाता था, लेकिन केर के संग्रह का आनंद लेने का मौका पाने का ये जे के लिए अनूठा क्षण था। ऐसा लग रहा था कि केर को बहुत ज़्यादा प्यार और प्रशंसा मिली हुई थी। एक रात अपने पूर्व प्रेमी द्वारा नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद एक रहस्यमय आदमी ने सेक्स से भरी एक आनंदमय रात में उसका फ़ायदा उठाया। अपना बदला लेने के लिए उसने उस आदमी से शादी कर ली और उसका इस्तेमाल किया। जब तक मैं जीवित हूँ मैं अभी भी उसकी कानूनी पत्नी हूँ, जबकि तुम सब सिर्फ उसकी रखेल हो। वह तब भी अडिग रही जब वह अन्य महिलाओं के साथ घोटालों में शामिल था। आखिरकार जब उसे पता चला कि उसने उसे फिर से धोखा दिया है तो वह गुस्से में चली गई। लेकिन कुछ साल बाद जिंदगी ने उसे वापस उसके पास ला दिया, जिससे वह हैरान रह गया। वेडर ने स्पष्ट रूप से देखा कि जय अपनी मां का उपनाम ले रहा था, जो उसे संकेत देता था कि अगर केर उससे शादी करता है तो वह न केवल उसका पति बनेगा बल्कि सौतेला पिता भी बनेगा। वह सोचने लगा कि क्या यह स्थिति गो परिवार के लिए अनुकूल होगी। वह हिचकिचाने लगा क्योंकि उसने केर के फैसले के बारे में बहुत सोचा। आप जानते हैं कि मैं वास्तव में आपकी सलाह की सराहना करता हूं अंकल वेडर, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दिमाग और दिल पहले कभी इतना साफ नहीं था। केर ने वेडर की चिंताओं को समझा, लेकिन केर को शुरू से ही पता था कि जय कभी भी उसके और निकोल के बीच इतना दर्द और बाधा नहीं बनेगा। वह जानता था कि जहां तक उसका सवाल है, केवल एक ही चीज़ थी जो उसकी इच्छा को पूरा करना मुश्किल बना सकती थी, और वह बाधा निकोल की इच्छा थी। वेडर असहाय होकर अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक पाया क्योंकि उसने देखा कि केर अपने शब्दों और इरादों को लेकर कितना गंभीर था। आखिरकार वेडर भी गू परिवार का हिस्सा था और वह इसकी विरासत को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता था, खासकर तब जब बात केर की प्रेमिका की हो। मेरे अनुभव के अनुसार मास्टर, मेरा मानना है कि हमें इस मामले पर भगवान और लेडी से चर्चा करनी चाहिए। केर को अपने अंदर एक आग जलती हुई महसूस हुई, जबकि वेडर के सुझाव को सुनकर उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। और मेरे अनुभव के अनुसार अंकल वेडर, मेरा मानना है कि कोई भी मुझे ये बताने की हिम्मत नहीं करेगा कि मुझे अपने फैसले कैसे लेने चाहिए। अगर आप मुझे अपनी पत्नी चुनने की भी अनुमति नहीं देंगे तो मैं इस कंपनी का पूरा नेतृत्व कैसे कर सकता हूँ? केर पहले कभी किसी के साथ इतना गंभीर नहीं था। उसने अपनी भयंकर आंखें वेडर पर टिकाए रखीं। केर के लिए यह प्रासंगिक नहीं था कि गू परिवार निकोल को स्वीकार करता है या नहीं। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह बैरन जैसा नहीं है, और उसने कसम खाई थी कि वह निकोल को फिर कभी वही अपमान नहीं सहने देगा। ये केर द्वारा निकोल से किया गया वादा से कहीं अधिक था, और चाहे कुछ भी करना पड़े उसे इसे निभाना ही होगा। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। मुझे पता है कि अब क्या करना है। मास्टर, कृपया जल्दी सो जाए, वेडर ने विनम्रता से कहा और केर को प्रणाम किया। फिर वह मुड़ा और चला गया। उसे विश्वास था कि केर निकोल के बारे में गंभीर था। वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह उसके साथ लंबे समय से काम कर रहा था। उसके चेहरे से लगता था कि निकोल केर की आंखों में महत्व को देख रही थी। ऊपर जे चुपचाप केर के बेडरूम में चला गया। उसके छोटे चेहरे से पता चल रहा था कि वह कितना आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। लेकिन जब उसकी नज़र अलमारी में बड़े करीने से सजाए गए फोटो पर पड़ी तो वह पल भर के लिए सोच में पड़ गया। पहली नज़र में उसने केर को तुरंत पहचान लिया, लेकिन वह खुद को अजीब महसूस करने से नहीं रोक पाया। फोटो में चेहरे को देखकर यह आईने में देखने जैसी अस्पष्ट भावना जैसा लग रहा था। जे ने मन ही मन सोचा, क्या केर मेरे पिता हैं? इस विचार से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हालांकि इस तरह का संदेह उसके मन में लंबे समय से था, लेकिन उसके पास अभी तक कोई सबूत नहीं था। तुम क्या कर रहे हो? केर अभी अभी अंदर आया था और उसने शांत स्वर में जे से पूछा।
वह चुपचाप जय के पीछे खड़ा रहा और उस छोटे लड़के को देखता रहा जो अभी भी अपनी अलमारी के सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह अचंभित था। मैं तस्वीरें देख रहा हूँ। जब तुम बच्चे थे तो तुम भी मेरे जैसे ही थे, जय ने विनम्र लहजे में जवाब दिया। वह पीछे नहीं मुड़ा बल्कि फोटो को घूरता हुआ खड़ा रहा। वह असामान्य रूप से शांत लग रहा था, जो उसके जैसा नहीं था। ये जय से बिल्कुल अलग था, जो निकोल के सामने एक बच्चे की तरह अधिक होगा। इस बार वह एक वयस्क की तरह था। आज तुम जानबूझकर उस समय आए थे। तुम्हारे सहयोग से फैंग परिवार को पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट मिली, केर ने तथ्यात्मक रूप से कहा जैसे ही वह जे के करीब पहुंचा। उसे जे की क्षमता पर कभी संदेह नहीं हुआ, एक बार भी नहीं। केर को यह बात स्कूल में उसके प्रदर्शन से पता चल गई थी। वह स्कूल में सबसे छोटा था, लेकिन धीरे धीरे उसने सभी छात्रों को पीछे छोड़ दिया। और पहले की घटना से उसे थोड़ा बहुत महसूस हो रहा था कि जे के इर्द गिर्द बहुत सारे रहस्य घूम रहे थे जो निकोल को भी नहीं पता था। हाँ, वे नहीं चाहते कि मम्मी अंकल फैंग के साथ रहें। एक रात अपने पूर्व प्रेमी द्वारा नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद एक रहस्यमय व्यक्ति ने सेक्स से भरी एक आनंदमय रात में उसका फायदा उठाया। अपना बदला लेने के लिए उसने उस आदमी से शादी कर ली और उसका इस्तेमाल किया। जब तक मैं जीवित हूँ मैं अभी भी उसकी कानूनी पत्नी हूँ, जबकि तुम सब सिर्फ उसकी रखेल हो। वह तब भी अडिग रही जब वह अन्य महिलाओं के साथ घोटालों में शामिल था। आखिरकार जब उसे पता चला कि उसने उसे फिर से धोखा दिया है तो वह गुस्से में चली गई। लेकिन कुछ साल बाद जीवन ने उसे उसके पास वापस ला दिया, जिससे वह हैरान हो गया। खुद को शर्माते हुए देखें। साफ है, उसके बेटे को केर ने पूरी तरह से रिश्वत दी थी और वह यही सोचती थी। इसलिए वह केवल मानसिक रूप से उसे कोस सकती थी। जय, अगर तुम अकेले किसी अजनबी जगह पर सोने से डरते हो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। जल्दी से बाहर आओ और अंकल गू को परेशान मत करो, उसने धीरे से कहा। जब से जय बहुत छोटा था तब से वह अलग कमरे में सोने पर जोर देता था। शुरू में उसे चिंता थी कि वह डर जाएगा, इसलिए वह रात में चुपके से उससे मिलने चली जाती थी। हालांकि उसकी कठोरता और साहस हमेशा उसकी उम्मीदों से परे थे। वह केर के अकेले रहने से डरने के विचार पर विश्वास नहीं करती थी। ये केवल एक झूठ था और जाहिर है उसकी मां के रूप में वह समझ सकती थी कि जय केवल उसके साथ रहना चाहता था। मम्मी, मुझे डर नहीं है। यह अंकल गू है जो डरता है, इसलिए मैं आज रात उसके साथ यहाँ आया हूँ। मैंने उससे वादा किया है। एक आदमी के रूप में मैं अपना वचन निभाऊंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता, जय ने विनम्रता से जोर दिया। फिर बिना एक और शब्द कहे वह मुड़ गया। लेकिन जब वह दरवाजा बंद करने वाला था तो उसे उसकी मां ने रोक दिया। जय, मुझे अपनी बात दोहराने मत दो। बाहर निकलो, उसने अधीरता से कहा। वह अपने बेटे के सामने शायद ही कभी गंभीर दिखती थी, लेकिन वह उसे केर के साथ अकेले नहीं रहने दे सकती थी। ये देखते हुए कि वे दोनों ही चतुर थे, इसने निश्चित रूप से उसे परेशान कर दिया। उसे लगा कि कुछ उसे परेशान कर रहा है, जिससे वह बहुत चिंतित हो गई कि अगर उसने उन दोनों को इस तरह साथ रहने दिया तो यह एक बुरी बात होगी। वह जानती थी कि अगर वे इसी तरह साथ रहते रहे तो बहुत जल्द ही जय अपने पिता को पहचान लेगा। तब तक वह उसे पूरी तरह से खो चुकी होगी।